चलो ऑनलाइन लाइव लाइव जल्दी से आएंगे। आप भेज दिए थे क्या लिंक? स्टार्ट क्यों नहीं? ऑनलाइन लाइव जल्दी आएंगे, प्लीज जल्दी आइए। वीडियो पहले एक बचा है तो गिरा दे। यस, गुड आफ्टरनून संजय, गुड आफ्टरनून आर्ची। आर्ची रेगुलर रहिए, अगर कर ही रहे हो तो रेगुलर लाइव ऑनलाइन रहो ना यार। बीच में आते हो फिर माना आपका कुछ क्लास घर पे अगर काम हो तो, बट ट्राई करो। मेरे को मालूम है आप सारा क्लासेस अपडेटेड हो, बट फिर भी जितना हो सके लाइव करो। एटलीस्ट अब एफएम से ये जोश ले आओ। चलो और कोई जल्दी आएंगे? जल्दी आएंगे सब। क्या कर रहे थे लास्ट क्लास? बेसिक्स वन वन। आज क्या चालू कर रहे हैं? बेसिक्स टू। सुनना ना, ये जो बेसिक्स क्लासेस चल रही हैं इसमें अपने एफएम को समझ रहे हैं, मतलब ये सब्जेक्ट क्या होता है, अपने क्या काम का वगैरह वगैरह। लास्ट क्लास क्या क्या समझाया था? दो टॉपिक। पहला वो बात कर रहा हूँ, पहले सबसे पहला चीज क्या सिखाया था? ऑब्जेक्ट, कि कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर, कोई भी कंपनी या फिर एक बिजनेसमैन जो कि खुद ही फाइनेंशियल मैनेजर है, जैसे हमारे पापा जो मतलब अंदर अंदर सीईओ सीएफओ नहीं रख रहे हैं, खुद ही सीईओ है, खुद ही सीएफओ है, सब कुछ खुद है, तो वो क्या कारण से धंधा कर रहे हैं। तो अपने ओएम में भी पढ़े कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेशनल मैनेजर का, अपने कॉस्ट में पढ़े कॉस्ट मैनेजर का भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजर के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो असली खेल खेलते हैं, पैसा कमाना। अभी तक अपने कॉस्ट में कॉस्ट रिडक्शन बात कर रहे थे, ओएम में भी हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन और यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का बात कर रहे थे। अब जाके हम कौन सा सब्जेक्ट एफएम में सीखने वाले हैं? ये करना, पैसा कमाना, असली पैसा कमाना यहाँ सीखोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लग रहा था पैसा कमाना, बट पैसा मतलब पैसा कमाना मतलब जेब में रोकड़ा होना चाहिए या वॉलेट में रुपया होना चाहिए। करेक्ट, वॉलेट में रुपया होना मतलब प्रॉफिट कमाना कि कैश फ्लोज कमाना? कैश फ्लोज कमाना मतलब वेल्थ कमाना। क्या करना? वेल्थ कमाना। जितने पूंजी उतने पैसे वाले आप, ना कि जितना प्रॉफिटेबल कंपनी उतने पैसे वाले आप। यस, प्रॉफिट मे बी वन ऑफ द रीजंस अफेक्टिंग दैट वेल्थ, but it is not the only reason. Therefore, the foremost objective of any financial manager or any FM is wealth maximization. The secondary objective are profit maximization or cost minimization. याद आ रहा है वाला बात? इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर कुछ कार्य करते हैं, जैसे वर्क टू बी परफॉर्म, प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी साधारण भाषा में बोले पैसा लाना, पैसा लगाना, पैसा वापस दे देना जिसको जिससे लिए थे। यानी पैसा लेना, पैसा लगाना, पैसा वापस दे देना, तीन ही काम है। तीन ही काम है एक फाइनेंशियल मैनेजर। जिससे जिससे पैसा लेते हैं हम लोग, वो काम को, पैसा लेने काम को हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं पैसा लगाना, और रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पैसा वापस बांटना। सोचते वाइज पहले सोचते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हेंस प्रोक्योरमेंट अमाउंट। जैसे ही वो डिसाइड होता है, करते पहले प्रोक्योरमेंट है, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट। याद आ रहा है वाला बात? इतना पढ़ा के आपको फ्रीज कर दिया था और एक वीडियो दिखाया था जिसमें मिस्टर विजय माल्या 9 मिनट का वीडियो था। वो अपने क्या कहाँ खो गए थे आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा, इतना मस्त चलते जा रहा है वो वीडियो। 9 मिनट का एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें विजय माल्या सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना था आपको कि आज विजय माल्या इतना पैसा वाला होने के बावजूद फेल क्यों हुआ। तो मैंने आपको यही बोला कि पैसा होना सिर्फ होता नहीं है, पैसा को रखना और उसको सही से परोटना भी बहुत जरूरी है। मैंने शायद आप लोग के क्लास में भी एक और एग्जाम्पल दिया था, शायद अमिताभ बच्चन वाला बोला है अभी तक आप लोगों को। अमिताभ बच्चन से बेटर एग्जाम्पल जैसे विजय माल्या इज बहुत बड़ा वाला बात, वैसे ही एक छोटे वाले रूप में बात करें तो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन
लगातार हिट पे हिट दे रहे थे और गजब पैसा कमाया अपने टाइम पे। मतलब अपने टाइम पे सर, अभी भी उनका ही टाइम चल रहा है एग्जैक्टली अपने बहुत ही पीक सीजन पे उन्होंने अनाप शनाप पैसा कमाया, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट लिया और फीस पे फीस लिया, और उस फीस को अपने लाइफस्टाइल को फुलफिल करने के लिए, यानी एक लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उन्होंने वो पैसे खर्च करते रहे। एक टाइम आया जब लगातार उनका 6 पिक्चर फ्लॉप गया। एक टाइम आया था जब लगातार उनका 6 पिक्चर फ्लॉप गया और उसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन पे पैसा लगाने को रेडी, उनके जितने सेविंग्स थे वो सब खर्चा कर दी और अब उनके पास लिटरल बेसिस पे रहने को घर भी नहीं मिल रहा। मतलब घर बेचने का नौबत आ रहा, जो खर्चा कर दिया था वो बेचने का नौबत, मतलब एसेट्स को बेचना पड़ा। वो गए सबसे द ग्रेट पर्सन ऑफ दैट टाइम, धीरू भाई अंबानी। उनके पास जब वो गए तो बोले अंबानी जी मदद कीजिए, ये हालत हो गया। अंबानी जी बोले ठीक है यार, तू पैसा ले, क्या है तो 6 फ्लॉप ही तो हुआ है, आगे जाके मेरे को मालूम है तू अच्छा करेगा, तू अच्छा एक्टर है ये वो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे वो वही डायलॉग, आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते वाला, वैसे ही वो बोला हम पैसा फ्री में नहीं लेगा, हम आपके पास इसलिए नहीं आए, हम आपके पास काम मांगे, मतलब आप हमको काम दिलाओ। बोला काम दिलाओ, आप यहाँ का काम करेंगे मेरे सेक्टर में? बोला आपके सेक्टर में नहीं, आपका जानचीन है सोनी टीवी के साथ, बहुत अच्छा जानचीन है, मेरे को वहां काम दिलाओ। बोला आप एक सुपरस्टार हो, फिल्म स्टार हो। उस समय फिल्म स्टार और टीवी स्टार बहुत बड़ा फर्क होता था। शाहरुख खान स्टार्ट टीवी से किया और ऊपर गया, और अमिताभ बच्चन स्टार्ट ही बड़े पिक्चरों में आना स्टार्ट, और उसके लिए एक वो डी फिल्म, जैसे आज हम लोग के लिए बोलेगा बीकॉम पढ़ा दो, जैसे हम लोग को बोलेगा कोई बीकॉम पढ़ाना पड़े, अरे पढ़ाना तो पड़ ही सकता है। आज अगर हम चल नहीं पा रहे हैं या फिर हम सोचो फ्लॉप हो गए, उसके बाद हमने जितना कमाया वो पैसा उड़ा दिया, तो अब रोजी रोटी चलाने के लिए तो भाई बीकॉम चालू करना पड़ेगा। बस वही चीज हुआ, ऐसा कमाया तो बहुत और उठना नहीं आता। तो क्या हुआ, वो बोला कि मेरे को कोई काम दिलाओ सोनी टीवी में। तो उस समय वो लोग मिलके एक कॉन्सेप्ट लाया, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, एंड इट टच आइज, मतलब हाईएस्ट टीआरपी ऑफ, चाहे बूढ़ा से बूढ़ा आदमी हो घर का, चाहे बच्चा से बच्चा, सब मिल के वो एक सीरीज था या सीरियल था जो हर दिन देखते थे, मतलब जब भी आता था बैठ के देखते थे। उस कारण से उनको वापस से थोड़ा फेम मिला, लोगों को वापस से उम्मीद आई कि अमिताभ बच्चन अच्छा है, लड़के आदमी में दम है, और फिर वापस से मेहनत किया। और उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया मालूम? एक फाइनेंशियल मैनेजर रखा, मतलब एक मैनेजर रखा जो उसके पैसों को सही से लगाए या समझे या कैसे उसको परोठना है। तो आपको यही बात बताना चाहता, लोगों को पैसा कमाना, सिर्फ पैसा परोठना बहुत बड़ी बात, होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, उसको वापस से। एक और अच्छा पिक्चर था इसके ऊपर, पिक्चर था ये तो रियल लाइफ हुआ, तारा रम पम पम बोल के था शायद, गाड़ी का एक पिक्चर था जिसमें सैफ अली खान था, रानी मुखर्जी थी। उसमें वो यही करता है, बहुत बढ़िया ड्राइवर होता है वो, मतलब वो F1 रेस टाइप, कुछ फार्मूला रेस 1 टाइप करता है, और पैसा जो होता था सब अनाप शनाप एलिशान जिंदगी जीने में खर्चा। एक टाइम आया उसका एक्सीडेंट हो गया था, और अब कोई भी वही प्रोड्यूसर, जैसे ये प्रोड्यूसर होता है वैसे इसमें भी क्या होता है, जैसे घोड़ा खरीदता है, राइडर खरीदता है, विजय माल्या का घोड़ा है, राइडर है, वैसे क्या होता है ये लोग का भी खरीदा जाता है कि तुम मेरे मर्सिडीज गाड़ी चलाएगा, मतलब मर्सिडीज वाला उसको खरीदता था कि मर्सिडीज का ब्रांड प्रमोशन होगा क्योंकि तुम हमेशा जीतता है, तो मर्सिडीज गाड़ी तुम चलाता, फरारी वाला खरीदता है, ऐसे खरीदता है लोग। ये लोग खरीदना बंद कर दिया उसको, क्योंकि अब वो लाचार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, मालूम है वो जुनून के साथ या उस तरीके से जीतेगा नहीं बार बार। खाने का भी पैसा नहीं था। एक सीन था जहाँ उसकी बीवी उसके बाद म्यूजिक क्लास सिखाने जाती थी, तो वहाँ उसके बर्थडे पार्टी था उस बच्चे, वहाँ क्या की, टिश्यू पेपर में जो जो खाना बच रहा था वो ले लेके पॉकेट में डाल के घर लेके जाती थी। ये हालत हो गई। और उसका घर देखोगे, गाड़ी देखोगे, स्विमिंग पूल देखोगे, बट वही बेचना पड़ा उसको, फिर शिफ्ट होना पड़ा। बट बेचना भी एक क्या हो रहा है उसके बाद, बच्चों लोग को कैसा जवाब देंगे, उससे जहाँ स्कूल में जा रहा है उसका फीस कैसे देंगे, बट भेजना पड़ रहा है। वो लाइफस्टाइल जो स्टैंडर्ड बच्चा देख लिया वो अचानक से अब नीचे नहीं आ पा, और उसको भी भूख लग रहा है तो खाना नहीं मिल रहा, डेली बोल रहा है कल कल कल।
देखा गया तो वो एक डस्टबिन से बर्गर उठा के खाया जो फेंक दिया था लोग, तो उस वजह से उसको फूड पॉइजनिंग और हो गया और पैसा लगा, तब जाके उसको वापस से एक मिला अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद वो सबसे पहला काम यही किया, बोलता है हम कभी भी पैसा वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट, कुछ पैसा अपने लग्जीरियस लाइफ में लगाया करो और कुछ ज़्यादा ही पैसे अपने इन्वेस्टमेंट के, और वही वो सिखाया उस पिक्चर में क्या, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर। पैसा कमाना सिर्फ नहीं होता, पैसा को परोटना भी बहुत ही, हम लोग की भाषा में हम लोग परोटना बोलते, मारवाड़ी भाषा में हम लोग बोलते हैं परोटना पैसे। तो ये चीज़ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखना चाहिए। सेम प्रॉब्लम किसके साथ हुआ, विजय माल्या के साथ, और वही स्टोरी मैंने आपसे बहुत थे, रिचेस्ट पर्सन, पर्सनल गारंटी दिया था कुछ 1600 करोड़ के लिए कि कुछ नहीं होगा तो हम देंगे 1600 करोड़। मतलब अच्छा, कंपनी एक अलग एंटिटी होती है और इंडिविजुअल एक अलग एंटिटी होती है। कंपनी को लोन मिलता है उसके बुक्स के हिसाब से, जबकि फाइनेंशियल स्टेटस उस कंपनी का अच्छा नहीं था, फिर भी बैंक के उसको लोन दिए जा रही थी। इसलिए देखो बैंक वाले को ही जेल में पटक दिया था, बैंक के मैनेजर को जेल में पटका कि भाई उस कंपनी में था क्या जो तुम उसको 900 करोड़ का लोन दिया। फिर भी वो कुछ करोड़ के लिए तो अपना पर्सनल गारंटी दिया था 1600 करोड़ के लिए, कुछ कितने लोन में 6600 करोड़ का उसका प्रिंसिपल लोन अमाउंट था, जिसका इंटरेस्ट अक्रू होते होते 9000 हो गया था। ये सोचो इतना इंटरेस्ट, जिसमें से 1600 करोड़ का पर्सनल गारंटी भी था। बट कंपनी तो फक्कड़ चल रहा है, प्रॉफिट है नहीं, देगा कहां से, तो कंपनी तो हाथ खड़ा कर दिया, तो कंपनी नहीं दे पाया, तो ये 1600 लेने विजय माल्या के घर गया, बोला वो भी बोल रहा मेरे पास कुछ नहीं, जो है ले लो, जाओ क्या करोगे हमको ले लो। मतलब लास्ट में तुम क्या कर लेगा, डिफॉल्टर को कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, पैसा मेरे पास ही नहीं है तो तुम हम सब खर्च कर दिए। वो क्या किया, अपना पैसा सारा इधर उधर लगा दिया, यानी क्या, दूसरे बिजनेस में। अभी भी डिस्टिलरी बिजनेस चल रहा है उसका, अभी भी उसका पैसा कैसे, वो वहाँ मजा कैसे कर रहा है, लीकर बिजनेस चल रहा है उसका, यानी क्या चल रहा है, किंगफिशर चल रहा है कि नहीं, बियर मिल रहा है अभी भी उसके नाम पे। तो बियर मिल रहा है सर, उससे ले लेता, ऐसे कैसे ले लेता, कंपनीज एक्ट रोक देता है। कंपनीज एक्ट बोलता है दोनों इंडिपेंडेंट कंपनी है, आप कैसे उस कंपनी का इस कंपनी से पर्सनल गारंटी लिया, तो उसका पर्सनल एसेट्स को पकड़ो, उसके दूसरे कंपनी के एसेट्स को आप नहीं ले सकते। पर्सनल में तो बोल रहा मेरे पास फक्कड़ है, हम इंसॉल्वेंट। एक टाइम था, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो एक टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे ऐसा बम मारा था, ऐसे वो ऑर्डर 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 करता है ना जज, ऑर्डर 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 करते हुए डिक्लेयर किया था विजय माल्या इज इंसॉल्वेंट। वो बोला हम पक्कड़ है ऐसे कचेरी में, मेरे पास कुछ नहीं, तो वो ऐसे ही डिक्लेयर किया और पेन तोड़ देता है लोग, एक भी जजमेंट देने के बाद वापस से वो जजमेंट रिवर्स नहीं हो सकता। इसलिए देखा करो पेन टूटता है लास्ट में, होता है ना, तोड़ देता है कि अब ये जजमेंट जो हो गया अब ये वापस से रिवर्स। तो ये जजमेंट दिया कि अब इंसॉल्वेंट, इसका आप नहीं, तो इंसॉल्वेंट है तो भैया कुछ नहीं, तो तुम डिफॉल्टर है तो जेल तो करे, बाकी काम तो कर सकता, पैसा नहीं देगा तो क्या हुआ। अब जैसे आप लोग खाने गए, पैसा नहीं देगा तो क्या, बर्तन धुलवाएगा, बर्तन नहीं धुलवाएगा तो क्या, पकड़ के रख लेगा, मारी पीटी करे, या पुलिस को दे देगा। तो ये तो एक स्टोरी भी है, 5 स्टार होटल में खा ले रहा है, 5000 का बिल था, बोला नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं, बोले तब काहे खाया, तो गलती हो गया कुछ करवा लो, बोला कुछ नहीं रुको तुमको पुलिस के अलावा, बोला ठीक है। पुलिस आया, उसको लेके चला गया, रास्ते में पुलिस को बोला 500 लेगा, बोला हाँ 500 में तो छोड़ देंगे, 500 में छोड़ दिया, बोला 500 में 5 स्टार का खाना खा रहा है डेली, मजा ही मजा, फाइनेंस, टोटल फाइनेंस। सोच रहे हो कितना बड़ा फायदा, नाइस आइडिया, विल ट्राई भैया, विल ट्राई। अब नया नया जगह जा, हर बार कोई आलिशान जगह जा, और फंसे तो उसको फंसा देना ना। और क्या बोलना मालूम तेरे को, हम आइडिया दे रहे, हमको तो ये लेके आया, हमको क्या मालूम इसके बाद, उसके उसको आइडिया दे देना पहले से, देख ऐसे करके निकल जाना। हम स्टाइल्स, तो ये 5 स्टार होटल में जाने का फायदा हो सकता है। अपने इंडिया में जो भ्रष्टाचार चल रहा है तो उसके कारण ये चीज पॉसिबल है। बट वही मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये तो बेटा चंपट हो गया, उसके बाद एक गायब का मौका ढूंढा, फ्लाइट पकड़ा, उड़ गया, फ्लाइट खुद का फ्लाइट सर्विस है, इसको हेल्प का दरकार चाहिए,
भागने के लिए इसको एयरपोर्ट जाना होगा। इसके पास चॉपर था, तुमको मालूम है? कि कैसे भी गायब हो सकता था। इसके घर के ऊपर हेलीपैड था, वहीं बुला लिया एरोप्लेन और भाग गया। ये सब थोड़ी एयरपोर्ट में गया वीजा चेक करवा रहा है। ये लोग के ये सब नहीं होता है। ओ ये सोच रहा है एयरपोर्ट स्कैन कर रहा है ऐसे, ए पकड़ो इसको विजय माल्या। तुमको लग रहा है डिस्गाइज में गया? अबे अभी जैकलिन भाग रही थी, उसको धर लिया। तुमको मालूम ही नहीं है? जैकलिन फर्नांडिस को जेल हुआ, उसको तुरंत कस्टडी में रखा गया। जैकलिन फर्नांडिस वाज इन्वॉल्वड इन, मतलब नॉट इन सम केस बट यस विथ सम पीपल हु आर अंडरवर्ल्ड। मतलब वो अंडरवर्ल्ड के साथ थी, मतलब अंडरवर्ल्ड की गर्लफ्रेंड थी, वन ऑफ द अंडरवर्ल्ड की। तो वन ऑफ द अंडरवर्ल्ड के साथ उसका बहुत सारे पिक्स वायरल हो गए और लीक हो गया। तो पता चल गया उसके साथ है, तो लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था ना। पुलिस वाला लोग क्या करेगा, आप इनके साथ हो तो आपके पास इनके बारे में पक्का कोई इन्फॉर्मेशन होगा, हमको पकड़ना है उसको। तो तुमको सिर्फ कस्टडी बुला रहा है, बताओ उसके बारे में। और वो क्या बोल रहे हैं, हम नहीं जानते। तो नहीं जानते तो बोला अब आपका एक बार के लिए, जब ये सब चीज होता है ना, कोई भी कोर्ट के लिए आप लीगल वारंट लेके छूट सकते हो। मतलब क्या, आपको कोई जेल नहीं करेगा, बट यस जैसे ही होगा आप कोई भी इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, आपको उसी प्रेमाइसिस में रहना होगा। बट वो भागने का कोशिश की, पुलिस वाला डिस्गाइज करके भाग रहे। तो वही कारण है, लोग भाग नहीं सकते, वो भाग गया। अबे मोदी सब ये नीरव मोदी है ना। और सबसे बड़ा मोदी कौन बताओ? नीरव मोदी के पहले ऐप नरेंद्र, एक और मोदी है उससे बड़ा। बोलो, आईपीएल जो चालू किया ललित मोदी। तुम नीरव मोदी बोलो, सुना नहीं? हम नीरव मोदी सुना था तेरा। नीरव मोदी भी है पंजाब वाले का, पंजाब नेशनल बैंक का। और एक कौन, ललित मोदी। तो मजा और कर रहा है सुष्मिता सेन के साथ है? इतना तो पेपर तुम लोग पढ़ता होगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो लोग बेटा वहां एकदम अपना जिंदगी जी रहे हैं, वहां से मैच और देख रहा है लंदन में जा जाके। और कई बार बीच बीच में आता भी है, वो लोग गायब हो जाता है वापस आके, मालूम, काम से आता है अपने। नहीं यही सब अंडरवर्ल्ड रूट के थे। सारा अंडरवर्ल्ड अभी लंदन में बैठा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बैठा है? सारे अंडरवर्ल्ड कहाँ है आज? या तो दुबई में या लंदन में, तो ही जगह है। दुबई में भी आजकल लोग निकल जा रहा है, सीधा लंदन जा रहा है, हाथ भी नहीं लगा सकते। जब से ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद से लंदन इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। ब्रेक्सिट समझे? नहीं जानते लोग कुछ। ले जी जीरो है आपका। ब्रेक्सिट मतलब यूरोप में आता था पहले, इंग्लैंड, यूके। यूके पूरा क्या था, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप का पार्ट। ब्रेक्सिट हो गया मतलब क्या, यूरोप अलग हो गया और यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री बन गया है। तो बस वो एक कंट्री, कंट्री मतलब एक अलग स्टेट है, उसको अब तुम यूरोप के अंदर नहीं काउंट कर सकते। अब एक कॉन्टिनेंट यूरोप है, बट अभी भी कॉन्टिनेंट तो वो है ही। अब उधर पाउंड चलता था और वहाँ यूरो यूरो चलता है। क्या चलता है? अब ये हो गया अलग, मेरा इकोनॉमी अलग है, मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर अलग होगा, तेरा अलग होगा। पहले एक ही प्राइम मिनिस्टर। जैसे इंडिया में भी लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, तेलंगाना वाला साइड, कि हम लोग को अलग होना है, हम लोग देश ही अलग होना चाहते, हम लोग का लोग अलग है। ये जो आपस में लड़ाई हुआ तो वहां पे भी हुआ, उसको ब्रेक्सिट होकर टूटा गया, ब्रेक्सिट हो गया। उसके बाद से डॉलर मतलब वो अलग, यूके अलग और यूरोप अलग हो गया। अभी बहुत सेफ जगह है वहाँ पे, नियम कानून अलग है, नए हैं, और लोगों को मौका मिल रहा है इकोनॉमी ग्रो करने का। प्लस वहाँ पे वही सारे अंडरवर्ल्ड लोग बैठे हैं। तो लंदन ऐसा वैसा चीज़ नहीं। लंदन घूमने जब जाओगे तब समझ में आए, जाओगे जाओ। बोलो एवरीबडी। हर्षद मेहता, हर्षद मेहता क्यों नहीं भाग पाया? वो थोड़ा सच्चा आदमी था, चोरी किया, पकड़ा गया और वो नहीं भाग पाया, उस पर नहीं भागने दिया। कई लोग भाग पाता है, कई लोग नहीं भाग पाता है। क्या पी चिदम्बरम के चलते ना, नरसिम्हा राव। तुम लोग को क्या मालूम होगा? छोड़ो ना, तुम लोग बहुत, तुम लोग का हिस्ट्री छोड़ो, ज्योग्राफी छोड़ो, सिविक्स छोड़ो और जीके छोड़ो। मैथ्स तो मैं ही नहीं, वो भाषा में ही बात, जीके भी नहीं है, तो हम काहे बात करें इतना? तुमको स्टोरी सुनना है उसका भी?
मेरे को थोड़ा टाइम देगा, बता दूंगा, थोड़ा देर रुक जा। मेरे पास है, सीरीज भी देख लो फिर भी नहीं समझ में आएगा। उस सीरीज में तो ऐसे लग रहा है वो हीरो है और वो सुचिता दलान विलन है। उस सीरीज में तो ये दिखाया है कि वो हीरो है और सुचिता दलान विलन है। मैं आपको असली बात बताऊंगा कि वो असली गोलमाल क्या किया जिसकी वजह से वो इतना पैसा मेरे पास है, पता है मेरे को। और वो पता आप भी कर सकते हैं, पढ़ना पड़ता है उसके। नहीं नहीं, ध्रुव राठी जरूरी नहीं है। ध्रुव राठी को मेरे को पसंद है ओनली फॉर फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस नॉलेज उसके बाद बहुत अच्छा है, बाकी नॉलेज वो भी कॉपी पेस्ट करता है। फ्रिक्शनल नॉलेज हमको ध्रुव राठी का अच्छा। माइथोलॉजिकल नॉलेज के लिए मेरे पास दूसरा साइट है, और ये सब कंटेंट के लिए बेस्ट साइट है फिनोवेटिव्स बोल के, बहुत अच्छा साइट। वहाँ पे ये सब फाइनेंस रिलेटेड सारे बात, तो बकवास नहीं कर रहा वो लोग, खाली यही बता रहा है आंसर। छोड़ो, तुम लोगों को सब सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है। हम जब पढ़ रहे हैं अभी भी, तो तुम लोग को भी बहुत चीज पढ़ना है, बताएंगे। चलो बताएंगे। अब देख, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये सब चीज पब्लिक फोरम में बात नहीं करूंगा, मेरे को बहुत डर लगता है। ये एक ऐसा वीडियो है जो यूट्यूब में जाने वाला है, बेसिक सेकंड क्लास। हम इस बारे में हम डिबेट तो दूर का बात है, नो कमेंट्स। तुम जो भी बोल रहे, हम लास्ट में बोलेगा नो कमेंट, तो क्या फायदा बोल कर। मत बोल, बाद में बात करेंगे ये सब बारे में, तेरे से हम पर्सनली बात करेंगे। हमको मालूम है तुम भले ही कुछ कॉन्टेक्स्ट से दूसरा बात करने वाला होगा, हमको अभी इस बारे में और बात नहीं करनी। कौन सा वाला फुटबॉल? तो यहाँ कहाँ हुआ वो जो देखना, दुबई में हुआ। ओके, समझ गया, स्क्रीन लगा के। हाँ 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 हाँ, तो वहां जाएगा तो यही सब होगा। हाँ हाँ, तो करता ही है, तो क्या दिक्कत है? तो अरे भाई, तो अब तुम्हें एक बात बता, पाकिस्तान में जो इंडिया को सपोर्ट कर, वो थोड़ी, अबे वो लोग है वही, वो लोग रेसिडेंट थोड़ी है इंडिया का। अरे अब मेरे दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया जिस दिन जीतता रोता है वो। अब तुम बोलेगा क्या वो पेट्रियटिज्म का बांस है? अरे उसको टीम अच्छा लगता है ऑस्ट्रेलिया, देशवासी तो है ही। क्रिकेट वाइज माई फीलिंग कैन बी फॉर डिफरेंट कंट्री। तुम्हारे बिहार में नहीं होता तो हम क्या करें? मेरे यहाँ होता है और हम भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते हैं। नहीं करते हम क्रिकेट में न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते हैं। फुटबॉल में तुम इंडिया को करता है, कहाँ आता है फुटबॉल में नाम इंडिया का? तो नहीं देखता तो तुम नहीं करता, हम देखते हैं तो हम कैसे कर ले इंडिया को सपोर्ट? क्योंकि हमको मालूम है उसमें कोई बली नहीं है, फुटबॉल टीम एकदम गया गुजरा इंडिया का, कैसे हम सपोर्ट कर? हम इसका मतलब थोड़ी हम पेट्रियटिज्म नहीं कर रहा है। झंडा लगाना और दिल से मानने में डिफरेंस है। तू मेरे को आके डेली प्रणाम करे और पीठ पीछे मेरे बारे में जो भी बोले, तू मेरा इज्जत नहीं करता है। तुम अगर मेरा पीठ पीछे बात करे, चाहे मेरे को प्रणाम मत कर, मेरे को नाम से बुला। हम अपने दादाजी को पता है गोपी किशन बुलाता है, हम तेरे को बताया भी था शायद एक दिन। हम अपने पापा को गौरी शंकर बुलाता है, घर पे नाम से बुलाता है, ए गोरिया इधर आ, ऐसे बोलता है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं डेली ऐसे बात करता हूँ। इसका मतलब क्या मैं अपने पापा को इज्जत नहीं करता? हाँ, यही लगेगा आप लोग को बोलने से, बट हाँ, मेरे पापा मानते हैं कि ये चीज ये ऐसी मजाक कर रहा है, इसका सेंस ही अलग है। लड़का घर आते ही हम सबको बात करवाने में लगा देता, तो इससे कोई उसका लालूगात नहीं है। मेरे मन में जितना इज्जत उनके लिए है वो जानते हैं, इसीलिए वो ये सब चीज समझते हैं। हम पता है घर जाके WWE खेलता पापा के, पापा सोए हुए रहते हैं गद्दा पे, हम ऊपर कूद के हाथ मरोड़ देता है उनका और बोलता है गिव अप करो नहीं तो हम छोड़ेगा नहीं। ये है, हम डेली का अपना रूटीन बता देता तुम लोग। तो तुम लोग क्या जानता है इस बारे में? इसका मतलब हम पापा का इज्जत नहीं। वही तो घर में मेरा यही बोलता है, अबे अब तेरा बच्चा है देख के। हम वही तो बोल रहे तुम लोग को। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू माई फादर। मेरा वही दोस्त नीचे रहता है, वो जब भी पापा आता है ऐसे बैठ जाता है, बोला भाई इससे इज्जत होता है? पीठ पीछे वो बोलता है भाई क्या बोले यार, दिन भर टोकते रहते हैं। जब वही जिंदगी जीना था तब मतलब ही क्या है? तब तुम रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। तुम अगर वो आते और उनका पाँव छूता है, इसको मैं बोलता हूँ एक शब्द में, विकलांग श्रद्धा का दौर। क्या वर्ड बोला? बोल, क्या समझा? श्रद्धा विकलांग हो चुकी है, कोई सेंस नहीं है।
दिखावटी दुनिया में हमको नहीं जीना है। तुमको अगर इंडिया को सपोर्ट करना इतना है, जा दुबई झंडा गाड़ के आ। क्यों? कहीं से तो घर से कर, जा ही मत वहां जहां पे ये सब होता है। इग्नोर इट, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना मत सेंस पकड़ो, कोई ऐसा बात नहीं है। अरे हार हम सपोर्ट किया था जब हम देखा सर ये लोग का बॉलिंग, देखा उन लोग का, क्यों नहीं सर, कितना बढ़िया टीम है पाकिस्तान, इस बार कप लेके जाएगा एशिया कप, वो लोग लिखित गारंटी है मेरे। इंडिया हम बैट क्यों लगाए? देख सही पकड़ा है। हाँ यही बात। अब तो हम पूरा क्लास, आज हम पूरा क्लास, अब पूरा क्लास अब हम ऐसे लिखेंगे, नहीं तो इससे लिखे बोलो अरे छोड़ ना, सब बात माथा मत लगाए, सब दिस इज ऑल पर्सनल चॉइस। आज के दिन इंडिया, अरे इसका मतलब वो थोड़ी है, इसका कोई सेंस मत पकड़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं, वी आर गोइंग इनटू एन एंडलेस डिबेट, ठीक है। आओ एफएम की बात कर रहे थे, अब सोर्सेज ऑफ फंड यानी क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और दूसरा आज तक आप जो भी चीज देखे हो फाइनेंस में, आप एक ही चीज देखे हो मालूम, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी क्या, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या आता है फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट में? चार चीजें बताओगे तो, पीएल का पूरा नाम बोलते क्या हो आज के दिन? ट्रेडिंग एंड बिल नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल बोलते हो आजकल, करेक्ट। न्यू कौन सा न्यू, मतलब क्या, ये शेड्यूल 3 जो आपको बोलता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ। दूसरा बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो। चौथा बताओ, नोट्स टू अकाउंट्स। ये चार आपको मालूम है, पांचवा मालूम है? कोई पांचवा बताएगा? करेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। ये कौन कौन मालिक है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। नया बैलेंस शीट कुछ ऐसी बातें करता है, मैं बना टी शेप में रहा हूं, बट मेरा फीलिंग नया वाला के साथ ही है, देखना, मैं बना टी शेप रहा हूं बट फीलिंग नया वाला के साथ ही है। अब नया वाला लाइबिलिटी और एसेट नहीं बोलता, नया वाला बोलता है कैपिटल एंड लाइबिलिटी एंड एसेट, करेक्ट। एक वर्ड लाया, वो लाइबिलिटी नहीं बोलता, कैपिटल कभी भी लाइबिलिटी नहीं होता, घर का पैसा लगाया हुआ यानी मालिक का पैसा लाइबिलिटी नहीं है, मालिक का पैसा कैपिटल होता है। तो अब नाम चेंज किया, पुराना बैलेंस शीट का हेडिंग लाइबिलिटी होता था, बट अब हो गया कैपिटल। और आपको अविनाश संजरी सिखाया भी वही है, इक्वेशन याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन है कि नहीं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट, करेक्ट। तो अब पहले के जमाने में ओल्ड गोल्डन रिकॉर्ड जो करता था वो लोग क्या बोलता था, लाइबिलिटी इज इक्वल, बट अब क्या बोलते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसी बात को थोड़ा गौर से सुन, फाइनेंस बैलेंस शीट को ही अलग नजरिए से देख, फाइनेंशियल लोग का काम ही यही है, चीजों को इंटरप्रिटेट करना, एनालाइज करना। अकाउंट चाहे जैसे लिखे लिखे, फाइनेंस देखो इस बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं, और आज से फाइनेंशियल नजरिया सीखोगे तुम, ठीक है। हम इस बैलेंस शीट को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, सर 2 पे ही है, बट हम देखो कैसे डिवाइड। क्या किया सर आपने, आप विजुअल देख पा रहे हो मालूम, क्योंकि आप लोग के आगे असली बैलेंस शीट रहता है। मैंने क्या किया ये बताओ, ये जो सर्कल बनाया इसमें क्या कोशिश कर रहा हूं, और जो ये बाकी का बॉक्स बनाया इसमें क्या लेना चाह रहा था, आप ये बताओ, ये क्या है, यहाँ क्या आता है, ठीक जैसे यहाँ क्या आता है, यहाँ क्या आता है, कैपिटल। अच्छा कुछ और लिख रहा हूँ, अच्छा लगा ये सब बात, ये कुछ अच्छा लगा बात, कैपिटल में भी, इक्विटी में भी, प्रेफरेंस, रिजर्व पूंजी और कमाया हुआ प्रीवियस पास्ट रिजर्व प्रॉफिट्स, और एलटीबी मतलब लॉन्ग टर्म। और नीचे क्या लिखा, इस तरफ टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट करेंगे मतलब फाइनेंस क्यों ऐसे देखता है, सोचने का कोशिश करोगे। फाइनेंस के लिए ये जो सर्कल है
दैट इज ऑफ, और ये जो बॉक्स है दिस इज इन्वेस्टमेंट। कोई भी जन धंधा करते वक्त दो चीज सोचता है। बताओ, नवीन क्लासेस नहीं खोलना है तुम लोग को, कौन सा दुकान खोलने का इच्छा है? बोलो एक दुकान बोलो, कोई भी कौन सा कैफे खोलने का? कैफे टाइप, कैफे टाइप प्लीज, कोई भी एक कैफे, लेट इट बी फूड कैफे, मतलब एक कैफे 4x1 नाम रख रहे हैं अपने, ठीक है? कैफे 4x1 रखने वाले हैं अपने एक नाम, जहाँ पे अपने खाने बेचेंगे। क्या क्या चाहिए आपको शुरुआत में धंधा स्टार्ट करने से? अच्छा, मतलब आपको कुछ फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, एकदम सही। कुछ क्रॉकरी चाहिए, कुछ मशीनें चाहिए सर चलाने वालाने के लिए, कुछ बनाने के लिए अवन अवन चाहिए, सब चीज चाहिए। और क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों चाहिए? वर्किंग कैपिटल भी शुरुआत में चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कुछ स्टॉक भी तो रखना होगा बे, चीनी वीनी रखना होगा खाना बनाने के लिए, विच इज अ करेंट एसेट। चीनी इज अ, चावल, चीनी, आटा, मैदा रखना पड़ेगा, स्टाफ लोग को देना होगा, शुरुआत से ही सैलरी, वर्किंग कैपिटल भी लगता है। यानी हमेशा कभी भी बिजनेस स्टार्ट होता है दो जगह पैसा, पहला फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा अब सोचते हैं ये पैसा लाएगा। दो सोर्स, पहला इक्विटी यानी कैपिटल, एक बार बोले तो कैपिटल यानी एक वर्ड बोल रहा हूं, ओन फंड, खुद का पैसा लगाए या बाजार का पैसा ले या बाजार का पैसा मांगे। करेक्ट, खुद का पैसा लगाए या बाजार से पैसा मांगे। दो जगह से पैसा आता है और दो जगह पैसा लगता है। बताओ कहां कहां? फिक्स्ड एसेट्स और, आपको मालूम है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, इसलिए आप क्या सीखते हो? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। क्या सीखते थे? करेंट एसेट्स माइनस, जिसको क्या बोलते हैं, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए जो पैसे चाहिए। क्या बोला? डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए जो बोलते हैं ना, गले में थोड़ा रुपया भी होना चाहिए, नहीं तो कैसे धंधा करेंगे? पहला ही कस्टमर परचेज वाला आ गया तो, मतलब कस्टमर नहीं, सप्लायर आ गया तो पैसा देंगे कैसे? तुम बोलोगे भैया सेल करके देंगे। अच्छा, पहले तो देना पड़ेगा तब तो सेल करोगे, तो कुछ ना कुछ कैश भी तो चाहिए, बैंक बैलेंस भी तो, स्टॉक भी तो चाहिए, ताकि धंधा कर। दो जगह इन्वेस्टमेंट लगता है, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक ये पार्ट को क्या बोला? वर्किंग कैपिटल। ये दोनों को फाइनेंस करने के लिए दो सोर्सेज अवेलेबल है प्राइमरली। मैंने कुछ वर्ड बोला प्राइमरली, मतलब ब्रॉडर सेंस में देखे तो बताओ क्या होगा? ओन फंड, खुद का पैसा लगाना, बाजार का पैसा लगाना, सिंपल। धंधा कोई भी करते हैं तो इस तरीके से बैलेंस शीट को, यानी फाइनेंस बैलेंस शीट ऐसे देखता है फाइनेंस को। अब इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ आ रहा है, स्टॉक कहाँ आ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आ रहा है, मशीन को क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ ये बैलेंस शीट से ये पढ़ता है। आप बैलेंस शीट ऐसे पढ़ते थे आज तक, इसका टोटल और इसका टोटल मैच होना चाहिए। मैं बोलता हूँ वही बात तो हो गया, इसका टोटल और दिस माइनस दिस का टोटल मैच होना चाहिए। मैं तो बैलेंस शीट ऐसे देखता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे चलता है। अकाउंट्स का अविनाश सर का दिमाग ऐसे चलता है, इसलिए आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या सीखे, इक्वेशन क्या सीखे? बोलो, कैपिटल प्लस, मैं ये जानता हूं, सोर्सेज ऑफ फंड्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, विच मीन्स ओन फंड्स या बोरोड फंड इज इक्वल्स टू प्लस वर्किंग कैपिटल। मैं ऐसे देखता, मेरे लिए भी वही इक्वेशन है, मैथमेटिकली मेरा भी राइट है, बट देखने का नजरिया बदल। अकाउंट्स का नजरिया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, एफएम का नजरिया ये है ओन फंड प्लस बोरोड फंड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्या वही सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल्स टू, ऐसा लाएगा तो ये तो लगाएगा, और जितना लाएगा उतना लगाएगा। बोलो डन है? क्या बोलो, नजरिया बदला, एफएम का दुनिया में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो वी डिवाइड एनी बैलेंस शीट इनटू टू पार्ट। बोलो, सोर्सेज ऑफ फंड एंड, याद करो, सोर्सेज ऑफ फंड डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड वो क्या था? इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली दो काम तो बैलेंस शीट में दिखता। फिर वापस क्या करोगे सर? जिस दिन बिजनेस बंद होगा ये एसेट बिकेगा और मालिक लोग को पैसा दे देंगे, काम खत्म, यानी बैलेंस शीट खत्म, जीरो हो गया। जीरो कैसे होगा?
एसेट्स बेच दो, लाइबिलिटी लोग को चुका दो, पहले बोरोड फंड को दे दो, उसका जो बचेगा वो मालिक ले जाएंगे, खत्म, पता चल जाएगा रिटर्न कितना कमाया। 3 काम है किसका? फाइनेंशियल मैनेजर का। वो इस तरीके से बैलेंस शीट बनाता है अपना, सोर्सेज ऑफ फंड लिखता है और एक तरफ इन्वेस्टमेंट ऑफ, यानी उसके बैलेंस शीट में एक ही तरफ आता है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी, और इस तरफ आता है ओन फंड्स और बोरोड फंड। नजरिया समझ में आया? पक्का एवरीबॉडी लिखो इस बात। हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3, व्यू पॉइंट ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर, viewpoint of a financial manager in case of final accounts, viewpoint of a financial manager in case of फाइनल अकाउंट का सबसे पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिससे पूंजी देखा जाएगा, सोचो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और सारे एसेट्स कहाँ हैं, तो पहले बैलेंस शीट्स पढ़ना सिखा रहा हूँ। वैसे ही एक और चीज पढ़ते होगे, एसपीसी एसपीएल क्या स्टेटमेंट, तो वो भी सिखाऊंगा मैं अपने नजरिए से, यानी एफएम को जो अलग तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाता होगा, वर्ड मैंने दे दिया ऑलरेडी, इनकम स्टेटमेंट बनाता, जैसे अपने कॉस्ट में बना देते, मार्जिनल में बनाते थे ना इनकम स्टेटमेंट, छोटा सा था। अब तरीका चेंज होगा, मैंने बोला था जहाँ कॉस्ट का काम खत्म होता है वहाँ एफएम का काम स्टार्ट होता है। कॉस्ट आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के दे दी, प्रॉफिट निकाल के दे दी, इसके बाद फाइनेंशियल खर्चे अभी माइनस करने बचे थे, वहाँ से काम स्टार्ट होता है। तो अब अपने नज़रिया बदलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, और अपने किससे देखेंगे उसको, अब फाइनेंस की दुनिया से। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखेंगे अब, है कि नहीं? तो यहाँ का कैश फ्लो चैप्टर है क्या, बट वो सेम एज क्या है, यानी अकाउंट में जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, फाइनेंस भी बोलता है हमको तो वही करना था, अकाउंट्स बाई चांस वो बात मान रहा है कि वो किस हिसाब से डिवाइड कर रहा है तीनों नेचर वाइज ऑपरेटिंग। बट पता है पहले आप लोग कैश फ्लो वैसे नहीं सीखे हो, एक और तरीके से कैश फ्लो बनाए हो अकाउंट्स में, बताओ कहाँ? कैश बुक, कैश बुक भी तो कैश फ्लो ही है, बट उस समय आप ये नहीं लगाते थे इन्वेस्टिंग क्या, ऑपरेटिंग क्या और फाइनेंसिंग क्या, आप क्या लिखते थे एक साथ, क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज चलते थे, नेचर वाइज नहीं चलते थे। फिर एक और चैप्टर आया क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, जिसमें आप बुक नहीं बना रहे हो, जिसमें आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हो, तो वो काम किसका है, एफएम, इसीलिए वो वैसा बना हुआ ताकि पीपल कैन एनालाइज थिंग्स। तो बोला इसको कंपलसरी करो हर एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि दिखे पैसा केवल कौन से माध्यम से आ। तो ये अभी आपके सिलेबस में डाल दिया। लॉजिक समझ क्यों आता है दुनिया में, समझ में आया? चलो क्या लिख रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोग, सॉरी फाइनल बुक्स को लोग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो पहले बनाओ आप एक टी फॉर्म बैलेंस शीट ऐसे ही। अच्छा सर मतलब एफएम में हमको एग्जाम में अगर बैलेंस शीट बनाने आए हम टी फॉर्म बना सकते हैं कि हमको शेड्यूल 3 फॉलो करना होगा? टी फॉर्म बनाओगे तो वो भी कचरा वाला, यानी कोई सीक्वेंस दरकार नहीं, यू कैन राइट एनीथिंग एनीवेयर। बैलेंस शीट टी फॉर्म, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एज ऑन डेट, पीएल इज फॉर अ पीरियड, है कि नहीं? बैलेंस शीट एक डेट का बनता है और वो एक पीरियड का बनता है, मतलब उसमें एक पीरियड का सब चीज बता के रखा है, ये तो एक दिन पे खड़ा है, तो ये पूंजी दिखाता है और वो प्रॉफिट दिखाएगा। दो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों एक एक चीज से आए। फाइनेंशियल बुक्स को ही अल्टीमेटली स्टडी करना है, देखते हैं क्या कर, ठीक है। सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करो अंदर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल के ब्रैकेट में लिखना इक्विटी प्लस प्रेफरेंस ना, एक बार के लिए ब्रॉडली चीजें समझ रहे हैं, हाँ, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। इसके बाद बोलो एलटीबी, फुल फॉर्म आप लिखोगे, ए तुम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म लिखेगा मार देगा, हम टीचर है, तुम लोग पूरा लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एलटीबी बेलटीबी नहीं, आगे जाके भले ही बोल, हाँ ठीक है, हम अलग है, हम
हो सकता है कुछ भी एब्रिविएशन बना देगा, ठीक है ना। 4 वर्ड का लेटर का भी होगा तो हम उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। पहले बोलो डन है यहाँ तक, आगे बढ़े। अगला पार्ट क्या आता है इसके बाद, बोलो। करेंट, जो भी आ रहा है इसके अंदर, आई एम लिस्ट इंटरेस्टेड। फिर हम एक चीज लिख दिया, करेंट। इस तरफ कुछ आ रहा है, लिस्ट इंटरेस्टेड। अच्छा, आप एक अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो, है ना। वो मेरे लिए फिक्स्ड ही है, क्योंकि आप उसको ना ऊपर लेते हो ना नीचे, नॉन करेंट आइटम है वो, है ना। उसको आप अलूफ छोड़ देते हो कहीं बीच में लिख के। अरे इज्जत तो दो उसको, फिक्स्ड एसेट में मान, मतलब ठीक है, कुछ भी है, पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अगला, आज तक ये टोटल टैली होता था। नीचे लिखना अकाउंटिंग इक्वेशन। अरे ये तो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं सर आप। अरे नाना, ये पाप हम नहीं कर सकते, उसके लिए छोड़ के रखे हैं। मेरा पाप काफी है। जल्दी बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको आता है क्या? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू, बट अब, और आप इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते थे, मेरे ख्याल से यही पढ़ाया होगा वो, हम ही सिखाया था उसको, ठीक है। आगे बढ़े। अब बताओ, ऊपर अपने कुछ सर्कल करते हैं या बॉक्स बनाते हैं? ज्यादा बेटर है बॉक्स बनाना, ऐसा। मस्त सर, क्या सुंदर लग रहा है। इंडिया पाकिस्तान, रेड वाला बता। दोनों, इंग्लैंड ही तो राज किया है दोनों पे। क्या सीन बन रहा है, एकदम कैपिटल, मालिक, कैपिटल। एकदम मतलब कितना रिलेट कर पा रहे हैं हम। देख, बैलेंस शीट पहले पूरा देश था, इंग्लैंड आया, पाकिस्तान को अलग कर दिया। बन गया, जल्दी से बताना। ठीक, छोड़ो, बार बार नहीं, हम बोला ना, नो सेंस ऑफ टॉकिंग दिस अगेन एंड अगेन। हम फन एलिमेंट के लिए बोलते हैं, अभी मजाक में लेना मेरा बात। बोलो, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, कौन सा इक्वेशन? अब फाइनेंस इक्वेशन, एनएम इक्वेशन। फाइनेंस लिखो, ए फाइनेंस लिखो, फाइनेंस फाइनेंस। अपने अब नजरिया बदल लिए देखने का, ठीक है। बताओ, वो जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या है? इज इक्वल्स टू, यही दो बात तो सर कर रहे थे मेन। ऑनलाइन लाइव बने हुए हो? क्रिस्टी गुड आफ्टरनून, जल्दी आओगे सब। सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर मेनली दो चीज, ओन फंड्स प्लस बोरोड फंड। अब किसको ओन किसको बोरोड, बात का बात। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, पूरा लिखना। एकदम नियम, 11:30 बजे तक तो काम ही कर। कौन सा डेट दिया था? बहुत देरी है। रुक जाओ, हमको बाद में याद, ये सब चीज हम पूछेगा आप लोग से 5 तारीख के बाद। मेरा एक बहुत बड़ा बर्डन है 5 तारीख तक। हो गया यहाँ तक? बर्डन है, बर्थडे, ठीक है। उस दिन भी 4 क्लास ही है, 4 क्लास। तुम लोग भाई मत मांगो, फिर इधर कटवाना होगा। तुम लोग मांगा, ये कट गया। अब मत मांगो कहीं और, हमको काटा कुटी नहीं करवाना है, ठीक है। सुनो, देंगे तो, हम तो बोला दिलना देंगे। अभी सीए इंटर वाले लोग का एफएम कॉस्ट दोनों कंप्लीट।
आज ही बोला था क्या? हम आज का डेट बोला था। किसका बर्थडे आज? आरुष का। तो तुम क्या उसके लिए कुछ बना रही है क्या? चलो हो गया ये। ओन फंड्स प्लस बोरोड फंड और फिक्स्ड एसेट्स प्लस। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये बात। अब एक एक करके एक एक चीज को समझते हैं। पहले क्या समझेंगे सर? सोर्सेज ऑफ फंड। और उसके बाद मैं चैप्टर भी वही चालू करूंगा, सारे सोर्सेज ऑफ फंड रिलेटेड चैप्टर। जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना चैप्टर है, लेवरेज अपना चैप्टर है, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर अपना चैप्टर है, वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो इन्वेस्टमेंट और फंड से रिलेटेड होंगे, वर्किंग कैपिटल। और क्या होंगे सर? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो उससे रिलेटेड है, कुछ ऐसे चैप्टर है जो इनसे रिलेटेड है। तो एक एक करके सब चीज देखेंगे अपने सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, आओ हेडिंग दो नेक्स्ट। ये हेडिंग क्या दिए थे आप? व्यू पॉइंट ऑफ, है ना। अब हेडिंग नंबर 4। अभी आप बैलेंस शीट देखना सीख गए हैं। अब से बैलेंस शीट ऐसे बात करेंगे मेरे क्लास में, उसके क्लास में वैसे चलेगा, वो खुश होगा, वाह क्या सीख के आए। चलो नंबर 4, सोर्सेज ऑफ फंड। एक बार ऐसे 2 एरो बनाना। बनाए तो बताना, बता इधर क्या। एक बता पहला वाला ओन फंड, और एक तरफ बताओ। चलो थोड़ा बातचीत करते हैं। थोड़ा कंपनी के बारे में सोचेंगे। हाँ, अपने अभी सारा कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ कंपनी बोरो कैसे कैसे कर सकती है? अच्छा, बैंक से लोन ले सकते हैं, और ले सकते लोन। एक 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 सेकंड, डिवेंचर इशू कर सकते। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। डिवेंचर इशू करते हैं, और सर नहीं अभी बात मत करो, हम पहले क्या पूछे? हम पूछ रहे हैं बाजार से पैसा कैसे कैसे उठा सकते हो। एक कंपनी के तौर पे सोचना, हम तो एक ही तरीके से उठा सकते हैं लोन लेके। एक इंडिविजुअल कैन नॉट इशू बॉन्ड्स, इंडिविजुअल कैन नॉट इशू डिबेंचर्स, बट अब कंपनी कैन। तो बताओ कंपनी बाजार से पैसे, यानी हम जैसे पब्लिक से पैसे कैसे उठा सकते हैं बाजार से? अभी बात करो बाजार का पैसा। सुनो, शेयर बाजार से उठा रहे क्या? ये मत बोलना वो तो घर का हो गया। कैसे सर? हमसे ले रहा है तो भी घर का है। अबे तुम मालिक बन गया। हम बोरोड फंड है तो हम कौन नहीं है? मालिकाना हक नहीं रखते कंपनी में, ये सोचो। यही मैं बोला, नजरिया बदलो बार बार। अबे शेयर भी इशू पब्लिक से करते हैं, बट वो पब्लिक नहीं रहा, वो ओनर बन गया है। सभी इन्वेस्टर, कोई है बोरोड, यानी कोई है जो मालिक नहीं बन रहे हैं, और कोई है जो मालिक बन जा रहे हैं। करेक्ट है। सब कौन? इन्वेस्टर। एक से हम बोरोड फंड उठा रहे हैं, और एक से हम, जरूर डिफरेंस होगा इन दोनों में। मैं पहले आपसे जस्ट एक राय ले रहा हूं कि आप आज तक कंपनी के बोरोड फंड्स में, या बोल लो जब आप कंपनी का वो लोन वाला सेक्शन एलटीबी सोचते हो, तो आप क्या क्या सोचते हो उसमें? आपने बोला सर लोन लेना लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, और हाँ वही कोई भी तरीके से डिबेंचर इशू करना। अब वो कोई भी आगे ब्ला 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 एग्जेक्टिव ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और बॉन्ड्स, सर बॉन्ड्स और डिबेंचर में क्या फर्क होता है? ये सब चीज तो फाइनेंस सिखाएगा अब आप लोगों को। अबे बॉन्ड्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इंडिया में तो और अजीब अजीब नाम है, पता है इंडिया के बॉन्ड्स का नाम? मसाला बॉन्ड, आई एम नॉट जोकिंग, मसाला बॉन्ड्स। और पता है क्या होता है? एग्जॉटिक बॉन्ड। हम लोग तो पिज्जा का फ्लेवर देखे एग्जॉटिक, अब बोल रहा है बॉन्ड का भी होता है एग्जॉटिक। सोचो,
अब एक्स्ट्रा वेगेंजा मत सोच लेना, फार्म हाउस मत सोच लेना, एग्जॉटिक बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, ये सब नाम हम लोग खाना में यूज करते हैं और ये लोग बॉन्ड्स में यूज करते हैं। इंडियन बॉन्ड्स आर नेम्ड एज दिस। तो भैया इन सब का क्या मतलब होता है, वो स्पेसिफाई करता है जब इशू करता है, और सेबी उसको रेगुलेट करता है आराम से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स भी एक सोर्स ऑफ फंड होते हैं जिसको बोरोड फंड बोलते हैं। लोन तो बड़ा साधारण बात हो गया। लोन बताओ मतलब, लोन का मतलब बताओ प्लीज, यहां ध्यान दो, लोन का मतलब बताओ। एक एक स्टोरी समझाओ मेरे को। सर लोन लेना, लोन लिए कैसे लोगे? बैंक में जाएंगे और बोलेंगे क्या? अब बोलेंगे क्या कि भाई पैसा चाहिए। बोला ऐसे कैसे दे? बोला तुम कुछ दिखा हमको, तो मैं उसको अपना बैलेंस शीट दिखाता हूँ, और वही वो काम करता है, एनालिसिस कि हाँ इसको इतने का लोन। वैसे ही सोचो, जब कंपनी उठाना चाहेगा बोरोड फंड, तो कंपनी का क्या देखेगा? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन? बैंक। और वो कैसे देखेगा? जो अकाउंट दिखाता है वैसे कि ऐसे? वो ऐसे देख। अब इसमें भी वो कई इंटरप्रिटेशंस करता है, यानी कुछ रेशियोज निकालता है। इसको आप सीखोगे रेशियो एनालिसिस चैप्टर में, कि किसको मतलब लोन देते वक्त कौन से रेशियोज सोचते। बहुत मजा आएगा, आराम से आराम से, हम वही बोल रहे हैं, आराम से सब चीज आएगा। बट क्यों आएगा का आज से सुन लो ना। और मैं बार बार लास्ट क्लास तक जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, बेसिक्स में बताया था। तब ये नहीं बोलना सर क्या बोल रहे, बरस पुराना बात हो। ठीक है, बोलो एवरीबॉडी, क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो भैया लोन उठाते समय ऐसा बात होता है। अच्छा, डिबेंचर इशू करना, बॉन्ड इशू करना, क्या समझते हो आप आज तक? क्या करता है कंपनी इस समय? मतलब हाउ दे इशू बॉन्ड, हाउ दे इशू डिबेंचर। आप तो अकाउंट्स किए हो, इशू ऑफ डिबेंचर्स आता है, एंट्री आपका, एंट्री मारना खाली नहीं। हमको बताओ फ्लो क्या होता है? होता है डिबेंचर्स तो पहले से जानते हो, फाउंडेशन में जानते हो। अगर अभी तक नहीं किया, फाउंडेशन पास कैसे किए? फाउंडेशन में डिबेंचर इशू करना तो था, 11 में था, तभी तो था अकाउंट। तभी तो सुने होंगे डिबेंचर इशू करना। हमको एंट्री नहीं चाहिए, हमको एक फ्लो कर बताओ कि डिबेंचर होता क्या। पहले एक बात बताओ, व्हाट इज अ डिबेंचर? सिंपली एक पेपर होता है डिबेंचर, पूरा कागज। ठीक है, क्या है ये? इतना मत मेरे को डिटेल में। 500 रुपया कैसे हुआ? इसमें लिखा हुआ है, और किसका थप्पा पड़ गया? आरबीआई का थप्पा, और एक स्माइलिंग फेस ऑफ महात्मा गांधी जी। करेक्ट। तो तुम बोलते हो ये नोट 500 रुपए का है। आज अगर यही नोट में आरबीआई का धप्पा नहीं होता, तो आपके लिए ये क्या है? कोरा कागज। सर दे दीजिए आपके पास जितना। अबे मेरे में तो छपा हुआ है, तो काहे दे? ठीक है, पहले बताइए आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें जैसी थप्पा पड़ा, तो ये प्रिंट होके जब आया ऐसे तो ये कोरा कागज था, जैसी एक थप्पा पड़ गया, इसका एक वैल्यू हो गया क्या? 500 रुपया। सेम बॉन्ड है, ध्यान से सुन। बॉन्ड के साथ क्या होता है? एक कागज आता है, एक कागज में कुछ नहीं है, क्या क्या लिखा हुआ रहता है मालूम? कहानी लिखा हुआ होता है। ये बॉन्ड यानी ये कागज जो होल्ड करता है, वो जब ये कागज वापस देने आएगा, उसको हम इतना रुपया देंगे। क्या इस नोट में भी वो लिखा हुआ होता है? हाँ, आप कभी ध्यान से पढ़े भी हो? ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब जानते हो? गलत, गलत। अब अभी तक समझे ही नहीं तब इस लाइन का मतलब। ये नोट कौन इशू कर रहा है? इशूअर कौन है? आरबीआई के लिए नोट क्या है? लाइबिलिटी। यानी वो आज हमसे पैसा उठा रहा है ये नोट देके। नहीं, शेयर इशू करता है कौन? कंपनी। इसके बदले आपसे आज कुछ रुपया लेता है और आपको एक शेयर कागज देता है। डीमेट अकाउंट में आता है आजकल, ये हो गया है सब। डिबेंचर, कागज देता है, रुपया लेता है। आपको ये रुपया दिया, इसके बदले आपसे बहुत कुछ लिया।
आपसे 500 रुपया लिया है, मतलब एक कागज के बदले आपसे 500 रुपया आज ले लिया है। पर कहाँ लिया है, कहाँ है उसके पास? है सब उसके पास है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड्स एंड रिजर्व्स। जब आप ये नोट जब तक हाथ में आया, आपके आपके पूर्वज इस पे काम करके ये चीज कमाए हैं, यानी उनको कुछ 500 वैल्यू का बार्टर सिस्टम में दिए, तब जाके नोट उनको मिला। और अब वो हैंड्स चेंज कर रहा है और कुछ नहीं। अल्टीमेटली जिस दिन देश खत्म होगा, या सपोज एक एंड आएगा, ये नोट को तुम क्या करोगे? बैंक के पास लेके जाओगे, ए अब ये काम का नहीं है, ये ले और इसके बदले 500 दे। बोला अभी यही तो 500 है, तुम गलत सोच, 500 का सामान दो। यानी ये 500 रुपया आरबीआई के लिए एक लाइबिलिटी है। जितने करेंसी देश में चल रहे हैं तब आरबीआई अपने बुक्स में बैलेंस शीट में कहाँ दिखाता है मालूम? लाइबिलिटी साइड, इशू ऑफ करेंसीज बोल के। हाँ, और उसके लिए सामने एसेट्स क्या पड़ा है उसके? गोल्ड रिजर्व्स। तो जिस दिन तुम ये नोट देने जाओगे वो तुमको गोल्ड का टुकड़ा पकड़ा, समझ रहे हो? यानी इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है कि जिसके पास भी ये 500 का नोट होगा और वो आरबीआई के पास आएगा, उसको आरबीआई 500 का वैल्यू का रिजर्व्स कुछ और चीज फॉरेन करे। यानी ये चलना बंद हो गया तो दूसरा चीज ले ले इसके बाद 500। बोलो लॉजिक क्लियर हो रहा है? आज तक सोचे भी नहीं ये नोट क्या क्या रखता है आपके लिए अहमियत। आप यानी आपने गवर्नमेंट को उधार दिया है। आपके पास जितना रुपया उतना गवर्नमेंट आपसे उधार लेके रखा है। जितना रुपया आपके पास है उतना रुपया गवर्नमेंट आपसे उधार लेके रखा है। ब्लैक मनी हो गया, उधार हो गया। जिस दिन तुम उसको बैंक में डालेगा, यानी ये जो नोट है तुम बुक्स में दिखा दे कि तेरे पास था, ब्लैक है मतलब तुम क्लेम ही नहीं कर रहा है मेरा है, जिसके पास है वो उसका, बियरर चेक की तरह जिसको मिल गया उसका। बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, तुम लोग बस बने रहो यहाँ। बोलो बात समझ में आ रहा है? नोटो एक नोट से कितनी बड़ी बात होती है। वैसी ये पेपर है, वैसी ये पेपर है एक डिवेंचर, एक बॉन्ड। आज तक सोचे नहीं बॉन्ड का एंट्री मारते थे। अबे बॉन्ड होता क्या पहले तो जान। बॉन्ड है एक कोरा कागज, बस उसमें कंपनी अपना गारंटी दे दी, एक ऊपर स्टैंप पेपर में थप्पा लगवा लिया और बोल दिया जो भी ये होल्ड करता है उसको हम इतने वैल्यू का रुपया वापस दे देंगे। इसके बदले वो आज तुमसे कुछ वैल्यू देता है। और तो और इसमें और भी चीज लिखता है कि हर साल तुमको इतना इंटरेस्ट भी देंगे। करेक्ट? इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड सम, मतलब चाहे हम कमाए नहीं कमाए हम तुमको पैसा देंगे। वो सब यहाँ लिखा हुआ होता है। यानी एक कागज होता है जिसमें कंपनी का थप्पा होता है, और वो कागज आप फड़फड़ाता हुआ घर पे लेके आते हो। आज के दिन भी ऐसे मिलता है। अब ई हो गया। पहला जमाने में ऐसे ही हम लोग लेके आते थे। हम लोग मतलब हम भी लेके आए 2002 तक ऐसा ही काम हम लोग किए। 2002 में जब बॉन्ड इशू हो जाता, या पहले दलाल स्ट्रीट देखे हो ना आप लोगों से, अबे वो सब में ना हाथ से शेयर पड़ा है अभी भी मेरे घर पे, हार्ड फॉर्म, फिजिकल फॉर्म। बात आ गया चेंज करवा लो, बट हम लोग अभी तक कराने हैं ऐसे। अबे वो ऐसे ही रख के रखे हैं, या दो ठो नहीं कराएंगे कभी जीवन में, वैल्यू जितना भी हो जाए। ये वही बात हो गया जैसे टैजो कलेक्शन करता है लोग कोई चीज़ों का। अब जैसे आप लोग पुराना नोट बोलते हो ना, 500 का पुराना नोट अभी भी मेरे पास है, तो उस जमाने का 20 का सिक्का है भैया, आज के जमाने में बिक जाएगा कितने में? होता है, लोग खरीद रहे हैं, लाख लाख रुपया में लोग ले रहा है। तो वो ठीक है, तब का तब देखेंगे। आज हो सकता है जो 500 नोट डिमोनेटाइजेशन में फेक हुआ था, आज से 200 साल बाद वही नोट कहीं 2 लाख रुपया में बिक रहा होगा। तो भैया वो कोरा कागज नहीं बचा, इंट्रेंसिक वैल्यू हाई हो गया उसका। सोच के देखो, आएगा वो सब भी सीख। तो वही चीज है, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है तो ये कागज का इंट्रेंसिक वैल्यू बन गया। अभी है एंटीक्स बोल के साइट है, वहां अगर आप अपना कोई भी पुराना घर पे दादी के पास सिक्का है ना 20 का, फोटो खींच के डालो और बिडिंग कर दो कि आपको खरीदना है क्या, आपको खरीदना है क्या। तो कोई जो बिडिंग कर रहा है बोलो नहीं, मिनिमम बिड लगा दो। तो मतलब बिडिंग आ रहा है उस पर अगर, तो मतलब वो उससे भी ज़्यादा पे बिक सकता है। बिडिंग चेंज कर दो या बेच दो। ये लगता नहीं भाई मेरे को इतना ही चाहिए, लेकिन नक्की लोग बेच रहे। मेरे पास एक नोट है जिसमें 6 to 6, मतलब ये जो नोट है ना उसके मतलब ये यहाँ पे जो नंबर होता है ना अपना, है नंबर होता है तो नोट में 6 6 6 6 6 है। हम सोच रहे युवराज सिंह को बेच दे।
बहुत आइडिया है, युवराज सिंह को बेच दे। अबे 6 अबे वो 6 छक्का मारा हुआ है, इसीलिए इसीलिए वही एक है इंडियन जो 6 छक्का मारा है, उसको बेच देंगे तो सोचो वो मेरे को उस नोट के लिए कितना देने को राजी होगा। सोच रहे हो, मतलब एक बार अगर बात करे उससे तो हमें कि लेगा मेरे से वो 6 छक्का। अरे वही तो बोल रहा, अपने इतना माथा बच्ची नहीं करेंगे जीवन। वही तो, वो तो ये सब ऑक्शन होते हैं, तो ये सब क्या एंटीक्स है। वैसे ही मेरे पास एक एंटीक नोट है, और ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे पास ऐसा होगा, और भी कोई के पास होता हो। जैसे कई बार पता है, अपने जब वो दिवाली का कोई फंक्शन में जाते हैं, बोलता है जिसके जिसके पास नोट में अपने बीवी का फोटो वॉलेट में है लेके आओ, किसके किसके चश्मे में ये है, किसका किसका बेल्ट टूटा हुआ है, ऐसे पूछता है ना कहीं, कौन कौन हैंकरचीफ रख के रखा है, किसका अंगूठी ज्यादा है, अपने भागते हैं मेरे पास है मेरे पास है मेरे पास। बस वही चीज। हम लोग के कॉम्प्लेक्स में हर दिवाली में होता है सर, बगाड़ खन खनाते चांदी के सिक्के मिलता है। हाँ, ऐसे बोलता है, आता है बोलता है कौन जिसके पास जो सबसे पहले लेके आएगा उसको एक चांदी का सिक्का। सब चीज लेके, सब जूता उता अलग, 2 पाँव में अलग जूता पहन के बैठ जाते, बड़ा मजा आता है। आओ। और ऐसा एक बार तो मस्त हुआ लास्ट डे, कौन सबसे पहले अपनी बीवी के साथ आता है, अब सब लोग ढूंढ रहे मेरी बीवी कहाँ है, पास में तो कोई रखता ही नहीं है, कौन सबसे पहले अपनी बीवी को लेके आता है। तो ये बात है, तो मैंने आपको समझाया क्या कोरा कागज है जिसमें क्या हो रहा है, धप्पा लगा हुआ है कंपनी का। अब सुनना, पुराने जमाने में सपोज ये बॉन्ड 5 साल के लिए इशू, आप लोग ये सब सुने हो, 5 साल के लिए इशू, इशू कौन कर रहा है जल्दी से बताओ, मतलब इशू कर रहा है वही, वो एक राइट दे रहा है इसको जो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी हम जैसे लोग को, कि जब तुम ये कागज वापस लेके आएगा 5 साल बाद, तुमको हम इतना रुपया दे देंगे। इसके बदले क्या चाहिए तुमको कंपनी, आज पैसा चाहिए, कंपनी तुमको क्या चाहिए, तुम ये कागज हमको दे रहे और बोल रहे 5 साल बाद आना इतना रुपया ले जाना, इसके लिए कुछ तो लोगे। बोला हाँ आज पैसा लेंगे तुमसे। बोला क्यों दे, बोला देखो तुमको इतना दे रहे हैं, मांग इतना रहे हैं, पहला बात, दूसरे बात तुमको हम हो सकता है इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, करेक्ट, हर साल के एंड पे भी हम तुमको इतना इतना ब्याज भी देते रहेंगे। बोला तब ठीक है, इसी को क्या नाम दे दिया गया, डिवेंचर बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो पुराने जमाने में ना यहाँ ऐसे होता था, देखा मैंने कुछ 5 चीजें बनाई, देखा 1 2 3 4 5, 5 साल, ये पता पेफरेटेड फॉर्म में होता था। आज का जमाना डिजिटल हो गया, पुराना जमाना डिजिटल नहीं था। हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमको इसको 1 साल बाद इंटरेस्ट देना है, जो ये कूपन लेके आएगा उसको इंटरेस्ट देंगे। लॉटरी का टिकट जैसे, वही दिवाली के टाइम, अरे लॉटरी छोड़, दिवाली के टाइम में जब फूड कूपन खरीदते हैं, एक होता है शुरुआत में स्टार्टर, बीच में होता है लंच या डिनर, और एक लास्ट में होता है आइसक्रीम मिलेगा, मतलब ये दिखाओगे तो आइसक्रीम मिलेगा, ये दिखाओगे ये मिलेगा, खाना पीने का बात हो रहा है। बेस्ट रिलेट हम लोग कर पा रहे हैं, बाकी लोग तुम्हारे लिए कुछ और लेना होगा, चिन्नामन मिलेगा, चिन्नामन। सुनना मैं क्या बोला, फर्स्ट एलिमेंट, आज समझ रहे हो, ऐसे स्टार्टर के लिए कार्ड खोल के, दिवाली के फंक्शन में कई बार होता है ना, ये टोकन दो, हाउजी हाउजी खेले हो तो यार, फाड़ते हो बाइफरगेटेड फॉर्म में, एक एक कूपन पकड़ाते हो सबको, और जो ये लेके आएगा उसको वापस मिलेगा, बस वही सिस्टम, जिसके पास ये कूपन उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और लास्ट में 5 साल बाद जिसके पास ये कागज उसको बस पैसा मिलेगा। इस वजह से पता नहीं कितने लोग सुने हैं कि नहीं, मैं अभी एक वर्ड बोलूंगा, इंटरेस्ट रेट is also known as कूपन रेट। इस वजह से इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो नोन एज, कभी सम्स में बाई चांस देखा हो अकाउंट्स के भी, कूपन रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम, या फिर एफएम में देखोगे कूपन रेट इज इक्वल टू 8%। तो वर्ड कूपन से लोगों को समझ में ही नहीं आता था, वाई द नेम कूपन, वाई द नेम कूपन, कूपन रेट से समझ में आ गया इंटरेस्ट रेट, बट वाई द नेम कूपन, क्योंकि पहले कूपन हुआ करता था, कूपन जाके देना पड़ता था तब जाके ब्याज मिलता, तो कूपन पुराने जमाने का वर्ड हो गया, आज के जमाने में सब ई हो गया है। तो अब लोगों के पास रिकॉर्ड है,
ऑटो 1 साल बाद बैंक में पैसा डूब जाता है। पहले लेके जाओ और लो, अब नहीं होता वो। अब तुम होल्डर है, तुम उसके बुक्स में है, सब ऑटोमेटिक पेमेंट हो रहा है, तुमको टेंशन नहीं, तुम्हारा ईएमआई ऑटोमेटिक कट रहा है। तो ये क्या चीज है? तो बोलो बात समझ में आ रहा है? और बताता हो रहा है, 3 दिन पहले से तुम्हारा रिचार्ज वाला भी 3 दिन में खत्म होने वाला है। 3 दिन से याद और दिलाता है सुबह सुबह पहला कॉल में, है ना, जल्दी भरा ले, 3 दिन में खत्म होने वाला है। मतलब इतना इरिटेट करके अपने क्या, अबे ये बहुत अच्छा टेक्निक है, तुम 3 दिन का वेट भी नहीं करता है, ले यार आज बढ़ा भाई, इतना इरिटेशन हो रहा है तो, अरे मजाक नहीं कर रहा। उससे क्या होता है, ये लोग 2-2 दिन का फायदा भी उठाता है कई बार, नहीं 2-2 दिन का। अब क्या हुआ, हम आज से वापस नया पैक चालू कर दिया, 2 दिन एग्जॉस्ट होने में बचा था, तो वो डेट आज से भी कई बार स्टार्ट होता है, कई बार आज। अब ये नियम करने लगा, एयरटेल वोडाफोन ये सब स्कैम खेलता था, फिर जियो आया तो बोला ऐसे चलाता है तुम लोग देश, रुको, तो वो थोड़ा इनोवेशंस लाया और इसी चीज को बताया कि अब वो लोग भी देखो, कई चीज हो गया, डेटा जितना खत्म होगा, अगर तुम अनयूज्ड है तो अगले दिन यूज कर सकता है, धीरे धीरे दे रहा है ना, मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब जियो में नहीं है, बाकी में देना। अब वो लोग, अरे पहले जियो में नहीं था, सुनो, पहले वोडाफोन एयरटेल में जो नहीं था ना, वो जियो चालू किया। अब जो जियो में नहीं है, कंपटीटर को तो वापस पेनिट्रेट करने के लिए कुछ नया बात देना पड़ेगा ना। सोचो, सब चीज आ रहा है, वो दिखा रहा है। 2 GB, तुम लोग 2 GB वाला भराता है, बाप रे बाप, हम लोग 1 GB वाला भराता है। तो हम देखते कहाँ है फोन, कितना देर तो फोन देखते हैं, अभी कितना परसेंट, 1% फोन है, लास्ट कितना देर से फोन नहीं देखा देख लो, 1% तो चार्ज है मेरा फोन। हाँ, वाईफाई से तो 10 आदमी कर रहा है ना, एक फोन में तो 1 आदमी कर पाया, ओए हम वही कर रहे हैं। वाईफाई है, उसके बाद फोन में नेट नहीं चाहिए, तो वाईफाई है हुआ, पैसा पैसा पैसा, लाइव करो भाई, डाउनलोड लाइव करो, तो क्यों करना है बैकअप? आओ आओ, यहां तक ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, डिबेंचर, सब क्लियर है सबको? तो डिबेंचर एक कोरा कागज होता है, जो क्या होता है, एक कंपनी एक इन्वेस्टर को देती है, इसके बदले इन्वेस्टर कंपनी को फंड्स देते हैं, यानी ये एक सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। एक टाइम आएगा जब ये रिडीम होता है, रीपे होता है, रिडीम होता है, अलग है वर्ड, तो ये वापस से कागज लेके आएगा और बोलेगा ऐसा वापस दे दे। इस दौरान भैया कंपनी का क्या फायदा? कंपनी का क्या फायदा? इन्वेस्टर के लिए तो फायदा है, ब्याज मिल रहा है। ये वही वो अनुराधा वाला स्कीम सोचो, एक का डबल वाला। वो पूछ रहा था, वो याद है, वो बेटा बाबू भाई पूछता है, आपकी कंपनी ऐसा क्या करती है जो पैसे 7 दिन में डबल कर दे रही है? बोला 21 दिन में डबल कर रही है। बोले हमारी कंपनी ऐसी कंपनी को जानती है जो 7 दिन में पैसे डबल करती है। बोले डायरेक्ट चलना, डायरेक्ट उसके चल। तो वो मतलब वो सोच रहे, वो कैसे सोच रहा है, मतलब वही कंपनी, पक्की बात है, जितना इंटरेस्ट दे रही है उससे ज्यादा कुछ रिटर्न सोच रही है, उसके पास कोई और इन्वेस्टमेंट है जो इनके पास नहीं है सोर्स, तो ये कहीं और पैसा लगा रहा है जहां से वो जितना इनसे ले रहा है उनसे ज्यादा कमा ले रहा है। तो अल्टीमेटली पैसे नहीं थे, दूसरे से लिए कम भाव में, आगे लगा दिए ज्यादा में, और फिर दे उनको उतना ही रहे हैं। तो वाई कंपनी वाई इन्वेस्टर, दोनों बात समझ में आया? इन्वेस्टर के पास, अब तुम वही बोलेगा भैया इन्वेस्टर डायरेक्टली यहाँ क्यों नहीं चला गया? अबे उसके पास इतना सोच भी नहीं है, पहला बात, उसके पास इतना मिला के पैसा नहीं है, वो एक आदमी है, इसके पास तो ऐसे 10 इन्वेस्टर होंगे जो पैसा लगा दिए होंगे, तो वो इकट्ठा करके डाल रहा है उधर, जैसे म्यूचुअल फंड और एक आदमी शेयर खरीदे, डिफरेंस। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो दोनों का फायदा है, यानी विन विन सिचुएशन है, तभी तो कोई डील होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? आपको अभी तक लग रहा था इन्वेस्टर फायदे में है, ये तो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। अबे खर्चा करके आगे जो कमा रहा है वो कौन सोचेगा? बोलो डन हो रहा है ना बात?
तो एक इशूअर होता है, वो आर कंपनी। एक होते हैं इन्वेस्टर, यानी जो पैसा देते हैं, दे आर अस, मतलब एक कोई भी इंडिविजुअल, कुछ भी अदर्स। इन्वेस्टर लोग पैसा देते हैं, कंपनी पैसा लेता है। उसके बाद वापस एक टाइम आएगा जब वापस वो उसको रीपे कर देगा। बोलो क्लियर हो रहा है आपको बात? तो ये फ्लो होता है किसका? बोरोड फंड्स का। बोरोड फंड में हमेशा शुरुआत में कुछ पैसा आता है कंपनी के, और एक टाइम आएगा जब पैसा, या तो पैसा रीपे कर दो या तुम उसको शेयर का फॉर्म में दे दो। याद करो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पर सब सीखोगे, बट एक बार समझ में आ रहा, कुछ ना कुछ तरीके से रीपेमेंट कर देना, या तो शेयर देके मुंह बंद कर देना, या तो पैसा देके मुंह बंद कर देना। खत्म करो कहानी, 5 साल आएगा तुमको रिडीम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ? जो आज इशू करके पैसा लेते हैं उसको क्या नाम दोगे? इशू प्रोसीड्स। क्या नाम दिए? इशू प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब पैसा होता है, इशू करने के वक्त जो पैसे आए उसको इशू प्रोसीड्स बोलते। तो बताओ रिडीम करते वक्त जो पैसा दिए, रिडेम्पशन प्रोसीड्स। क्या बुलाते हैं उसको? रिडीम करते वक्त जो पैसा दिए। बोलो डन हो रहा है बात? बीच बीच में जो पैसा देना पड़ता है हर साल ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट या कूपन, इंटरेस्ट या विच डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। कहानी समझ में आ गया पूरा? पक्का एवरीबॉडी? ये कहानी था किसका? बोलो बोरोड फंड्स का। लिखेंगे सब कोई अब सम एग्जाम्पल्स यहाँ बोरोड फंड्स का। बोलो एग्जाम्पल कुछ। लोन, यस सुमित, लोन, और क्या लिखोगे? कॉमा, डिबेंचर्स, कॉमा, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बहुत नाम होते हैं, और पता है और नाम? कमर्शियल पेपर्स। आप लोग सुने होंगे लॉ में, जैसे अभी आप बोल रहे हो, सीएस वाले लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो। सर्टिफिकेट ऑफ द सीओडी बोलते हैं, कमर्शियल बिल्स वही मैंने बोला, सीपी बोलते हैं। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन अलग चीज हो गया है, वही सीपी। कमर्शियल पेपर्स भी होता है, सीओडी भी होते हैं। तुम लोग अभी इतना चाप मत लो, मैं वही बोल रहा हूँ, एक जेनरिक नाम आपको समझ में आ गया, बोरोड फंड्स क्या होते हैं। अब वो क्या क्या टाइप के और होते हैं बात का बात है। बोरोड फंड में 3 एग्जाम्पल और एक्सेट्रा। बताओ क्या क्या लिखे हो? लोन, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। बोलो डन है बात? पक्का? ओन फंड्स में क्या लिखना चाहते हो? 1 मिनट, ओन फंड्स का मतलब क्या समझे बताओ? बोरोड फंड मतलब बाजार का पैसा, तो ओन फंड मतलब खुद का पैसा। खुद का पैसा मतलब मालिक का पैसा। अच्छा लगा? कंपनी के मालिक का ही तो खुद का पैसा होगा। मालिक कंपनी के कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी पैसा होगा वो क्या है? ओन फंड। बताओ इक्विटी शेयर होल्डर कौन से पैसे में हक रखता है? अरे एक तो दिया हुआ पैसा, और एक हर साल कमाया हुआ पैसा जो तुम हमको नहीं दिया, इसको आप बोलते हो ट्रांसफर टू रिजर्व्स। इसको आप क्या बोलते हो? यानी रिजर्व एंड सरप्लस का भी मालिक कौन है? शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। और खुद का कैपिटल लगाएगा भी मालिक कौन है? ये दोनों का मालिक कौन है? तो उसका फंड क्या हो गया? ओन फंड्स। एक इशू करते वक्त शेयर्स, और एक रिजर्व्स को ट्रांसफर करते वक्त। वो दोनों ही पैसे किसके हैं? इक्विटी। अच्छा, इशू करते हुए भी तो प्रीमियम पे इशू करता था। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ दिखाते थे? रिजर्व एंड सरप्लस। वो है किसका? मालिक का ही तो है बे, मालिक को ही तो देना। आप पब्लिक मत बोलो, अब वहां पब्लिक बोलो उसके क्लास में। मेरे क्लास में कौन बोलो? मालिक। एक इन्वेस्टर जो मालिक है, और वहां इन्वेस्टर मालिक नहीं है। मैं सब चीज लिखवाऊंगा अभी बाद में धीरे धीरे। एक बार सोच रहे हैं, सिर्फ एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं। तो मालिक कौन होते हैं? इक्विटी। तो उसके फंड्स क्या क्या हो गए जल्दी से बताना। यानी एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये 2 चीज आ गया इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने सब को जचा दिया, शायद कुछ बचा क्या है? एक बार ऊपर जाओ, अकाउंट्स वाला बैलेंस शीट में आपने बोला था ये सब सोर्सेज ऑफ फंड अगर है, और एक को ओन फंड और बोरोड फंड बताते हैं, तो अभी तक आपने जितना भी नाम लिया सर, एक का नाम आपने अभी तक नहीं लिया। वेरी गुड। मैं कोई कारण से पढ़ाता हूँ, इसलिए बहुत देर से बोल रहा है प्रेफरेंस। और तू जब फर्स्ट टाइम बोला ना, तू बोला था बोरोड में लिखने, जब बहुत पहले थे बोला, और अभी तेरे मुंह से हम सुना तुम बोला ओन में लिखने। दुविधा आया तेरे मन में? मैं इसीलिए बोला ना, मैं बोला ना दुविधा आएगा।
मैं टोकता नहीं हूं क्योंकि मैं सब सुन रहा हूं। अब मेरा टाइम, राइट टाइम आया है बताने का, प्रेफरेंस कहाँ जाएगा। अभी तक का बात क्लियर है, पहले बोलो। बोरोड फंड में कौन कौन आए, ओन फंड में कौन कौन। अब दिक्कत क्या हुआ सर, व्हाट अबाउट प्रेफरेंस। मालिक बोले कि बोरोड फंड बोले, कुछ फीचर्स बताओ बोरोड फंड्स का जो अभी तक जाने इसके थ्रू, जो अभी एग्जांपल लिखे। फिक्स रिटर्न, चाहे प्रॉफिट आए ना आए देना पड़ेगा। उनका मालिकाना हक नहीं है, यानी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल, मतलब सब में उंगली नहीं कर सकते आगे। अच्छा, इनका बताओ कुछ क्राइटेरिया। ये मालिक होते हैं कंपनी के, ये हर एक डिसीजन में हक लेते हैं, मतलब अपना डिसीजन देते हैं। इनके थ्रू लिया हुआ डिसीजन ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मानना पड़ता है, करेक्ट। और इनका जो भी पैसा बचता है वो इन्हीं का है, मतलब अंत में पैसा इनका है। अगर वो देना चाहे तो दे भी सकता है डिविडेंड के फॉर्म में, नहीं तो रिजर्व में, बट वो रिजर्व फिर किसका है, मालिक का ही है। प्रेफरेंस को कहाँ डालना चाहोगे, अब प्रेफरेंस के बारे में सोचते हैं। अब प्रेफरेंस के बारे में सोचते हैं, अब प्रेफरेंस के सोचो। अगर बोरो फंड बोल रहा है तो अविनाश संजीती को जाके क्यों नहीं बोलता है, वो कहाँ कैपिटल में लिखता है उसको। अब फिर हम यही बोलना चाह रहे हैं, तुमको अच्छा लगा ना बोरोड, हमको भी अच्छा लगा। तुम बोरोड बोलना चाह रहे हैं तो फिर वो क्यों लिखता है वहां, हम ये पूछ रहे। जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है, रिडीम होगा 5 साल बाद। अब बोलो, दिखता कहाँ था आज तक बैलेंस शीट में, बोलो कौन सा कैपिटल, एक क्या हेडिंग आता था। आप लोग हेडिंग क्या लिखते थे, शेड्यूल 3 किए हो, क्या हेडिंग, पहला हेडिंग, पहला हेडिंग, वेरी गुड। आप लोग ओनर्स फंड बोलते थे, या मैं बोलूं प्रॉपर, वो सही बोल रही है, शेयर होल्डर्स फंड। अभी कुछ नहीं लिखते थे आप, आगे वर्ड नहीं लिखा है इक्विटी, अभी क्या लिखे, उसके अंदर क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और उसके अंदर पहले इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व। अगला हेडिंग देते थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, करेक्ट। और उसके बाद ये हेडिंग खत्म कैपिटल का, और भी कुछ भी चटर पटर कैपिटल, मैं सबको रिजर्व एंड सरप्लस मान। फिर आप लिखते थे नया हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर जो भी लोन फोन लंबे समय तक, डिबेंचर्स बॉन्ड सब आता था। फिर लास्ट लिखते थे करेंट लाइन, करेक्ट। मैं तो बस यही बोल रहा हूँ, तब इतने देर से प्यार से उस बाबू का बात कैसे मान लेते कि प्रेफरेंस शेयर ऊपर आएगा। मतलब अब तो मैं सोर्सेज ऑफ फंड में दो भाग कर दिया ना, यहां तक ठीक था सर, ये रेड बॉक्स तक ठीक है, सब एक ही है। आप इस रेड बॉक्स में दो बॉक्स बनाए, एक ओन फंड और एक बोलो। तो मैं बोल रहा हूं इस प्रेफरेंस को मैं क्या नाम दूं, मेरा दुविधा समझे। टेक योर 2 मिनट्स ऑफ टाइम, थिंक, कॉपी में कुछ अपना रफ वर्क करो या कुछ भी सोचो, यानी प्रेफरेंस के कुछ फीचर्स लिखो, और फिर आपको क्या टेंडेंसी लगता है ये कहाँ आना चाहिए बताना मेरे को। 2 मिनट का टाइम समय लो, कॉपी पेन में लिखो, फिर बात करें।
तो तुम बोल रहा है हम इसको ओन फंड्स में लिखेंगे, तुम बोल रहा है, हम नहीं बोल। वेरी नाइस, अब आप लोग कुछ बात किए। तो अभी ये मत बोलो ये ओन में आए बोरोड में आए सर। अभी तक जितना आपने ओन और बोरोड पढ़ाया उस हिसाब से ये बीच का आदमी है, कभी ये इधर डोल रहा है, कभी ये इधर डोल रहा है। अब आप असली मुद्दे में आए हो, इसलिए टाइम देता हूँ। सही मुद्दा सोच रहे हो। इसमें कुछ फीचर्स ओन फंड जैसे हैं और कुछ फीचर्स, इसलिए इसका डिविडेंड जो पे होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, बट प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं। हाँ, और होता भी फिक्स्ड है, पहले इनको मिलता है फिर इक्विटी को। बट हाँ, ये है मालिक जैसे थोड़े बहुत, इसीलिए क्योंकि कोई कोई कंपनीज एक्ट में कोई कोई प्रावधान है जहां जहां इनको राइट है बोलने का, वोटिंग राइट्स है इनके पास, बट कोई कोई पूरा नहीं। और फिर कुछ इनके पास बोरोड फंड जैसा भी है कि इनको फिक्स रिटर्न मिलेगा। हाँ, हो सकता है इस साल नहीं मिले तो जब प्रॉफिट आएगा उसमें पहले इनको मिलेगा, है कि नहीं? कुछ इसके जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। यानी ये अभी के लिए ना ओन है ना बोरोड है, ये कहीं बीच में आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया था। जिनको मैं बोल रहा हूँ एक नया ही नाम, क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको ना मैं ओन बोल रहा हूँ, ना अभी तक मैं इसको बोरोड बोल रहा हूँ, ना मैं इसको ओन बोल रहा हूँ, ना मैं इसको, मैं बोल रहा हूँ ये तो डिसाइड करेगा आप बोल किस कंटेक्स्ट से रहे हैं। अच्छा लगा ये बात? मतलब हो सकता है ये इनके साथ आए, हो सकता है ये इनके साथ। ब्रॉड हेड यही है, पक्का प्रेफरेंस यार कहीं को तो फेंकना होगा उसको, बट कब इधर फेंकेंगे और कब इधर वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बात कर। वेरी नाइस। बार बार बोल रहा हूँ, लोग नहीं जानते हैं, आप जानने लगे हो क्योंकि आप सोच। प्रेफरेंस शेयर बीच में कहीं आया जो थोड़े फीचर्स और थोड़े फीचर्स ओन फंड्स का। तो अब इसको हम कहां डालें सर? एक दुविधा हो गया, बिल्कुल दुविधा है। तो एक बार बीच में रखे, उसके बाद सोचने लगे कॉन्टेक्स्ट। अब देखो मैं दो कॉन्टेक्स्ट बोल, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोला? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी ढांचे का अगर बात करें, ढांचा, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा का बात करें जो आप बैलेंस शीट में देखते हो, एक तरीका। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट्स, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा लगा वर्ड, क्या बोला? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि उनका पेमेंट कैसे होता है। एक रूट हो गया उनका स्ट्रक्चर, दिखते कैसे हैं, और एक हो गया उनका पेमेंट कैसे होता है। कैपिटल का दो काम होता है, एक कैपिटल होता कैसा है और उसको पेमेंट कैसा होता है। करेक्ट? दिखता कैसे है वाइज बोले तो, दिखता कैसा है वाइज बोले तो कहाँ आना चाहिए? ओन फंड्स में। दिखता कैसा है बोले तो मालिक है, मतलब आप लोग ढांचे में कहाँ लिखते हो उसको? कैपिटल में ऊपर। और अगर पेमेंट वाइज सोचे तो बोरोड फंड जैसा है। करेक्ट? जो तुम लोग कुछ फीचर बोल रहा था और कुछ फीचर बोल रहा था, वो फीचर यही था कि सर देखा जाए तो मालिकाना हक थोड़ा बहुत रखते हैं, इसलिए उनको कैपिटल में लिखते हैं। बट हाँ सर, पेमेंट तो उनको डिवेंचर जैसे करते हैं। करेक्ट? तो कंटेक्स्ट मैटर, कि आप किस कंटेक्स्ट में प्रेफरेंस बोल। इसलिए कई रेशियोज निकालते वक्त कभी कभी प्रेफरेंस को इक्विटी का पार्ट माना जाता है और कभी कभी प्रेफरेंस को बोरोड फंड का बात माना जाता है। वहां जब जाएंगे, आज बेसिक्स का बात याद रखना। जब मैं बोलूंगा वापस से ये बात, इस चैप्टर में मैं कैपिटल स्ट्रक्चर अगर बोलूंगा तो ये ओन फंड में डाल दूंगा, और अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूंगा ये बोरोड फंड में मैं डाल दूंगा। तो आप ये मेरे से लड़ाई मत करना, कभी आप इसको कुछ बोलते हो कभी कुछ। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा इसको कभी कुछ, क्योंकि मैं कंटेक्स्ट का बात, मैं तो एक एक बनिया हिसाब रख। यस, अकाउंट्स आपको सिर्फ ओन फंड्स क्यों बोलता है, वो ढांचे का, वो मालिकाना हक का बात कर, वो उसका एंट्री एक कैपिटल के तौर पे दिखाता है, इसलिए वो उसको मालिक मानता है। एफएम दो बात करता है, फाइनेंस दो बात करता है, यानी इस वजह से ये डोल रहा है। ये ना इधर का गिरता है ना इधर गिरता है, डिपेंड करता है किस तरफ जाएगा, जिस तरीके से मैं बात। तो अभी बीच में लिखा, उसके बाद नीचे क्या नोट्स लिखाऊंगा अभी बोलो? प्रेफरेंस, अल्टीमेटली ये दो ब्रॉड हेड है, मतलब हमको प्रेफरेंस को कहीं डालना है। लड़ाई क्या हो रहा था, इधर डाले, तो मैं क्या बोला? कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। क्या कॉन्टेक्स्ट देखेंगे?
अगर ये फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो इट इज इन ओन फंड्स, इट कम्स अंडर द हेड. एंड इफ वी थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ पेमेंट साइड, कॉस्ट साइड, देन इट इज अ. तो कब कहां लेना है वो तो डिपेंड करता है सर आप बात कैसे कर रहे हो. आप अगर हमको कैपिटल स्ट्रक्चर के रूप में पूछोगे तो ये अपना रूप ये बदल लेता है, और अगर आप ये बोलोगे तो ये अपना रूप इधर बदल लेता है, तोलता रहता है, फिक्स नहीं है. बोलो बात एकदम हजम हो रहा है आज. सोर्सेज ऑफ फंड इतना आसान नहीं था, जो लोग बताते भी नहीं है, सीधा टॉपिक में जम करते. मेरे को तो टाइम लगता पहले ये समझाने में कि प्रेफरेंस, बट उसके लिए पहले बेस क्रिएट किए. फॉरवर्ड क्या, इक्विटी क्या, ओन क्या. अब इसको कहाँ डाले आप लोग ही बोले. पहले कभी यहाँ बोल रहे थे, नहीं 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 यहाँ, नहीं 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 यहाँ. तो मतलब आप, मैंने इसलिए बोला सोचो, फीचर्स लिखो और सोचो. तब आप देखो शिवम जो बात बोला आपके मन में भी यही आया सर. कब कुछ देख के लग रहा है इधर आना चाहिए, और कुछ देख के लग रहा है एग्जैक्टली माई पॉइंट. मैं यही आपसे निकलवाना चाहता, ताकि मेरे पास बाद में ये डिबेट मत करो सर आप यहाँ क्यों लिखे, अबे तुम ही बोल रहे हो कभी यहाँ कभी यहाँ. तो वो तो चैप्टर पे डिपेंड करेगा या सोचने के तरीके पे डिपेंड. करेक्ट. लिखो इस बात को, लिखो इस बात को. हाँ ऐसे एरो बना के बीच में एक बार लिखो. अब नीचे लिखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन कम अंडर द हेड. ऑनलाइन लैंग्वेज एक थम्स अप दे के बताएंगे अगर यहां तक क्लियर है तो, और नोट्स लिखते रहेंगे. ऑनलाइन लाइव प्लीज क्लियर है तो बताएंगे. क्या बोला. हेड ओन फंड्स और बोरोड फंड्स. ओन फंड्स और बोरोड फंड डिपेंडिंग अपॉन दी, depending upon the context we are thinking about. Depending upon the context we are thinking about. Depending upon the context we are thinking about. Next para. From the viewpoint of capital structure, from the viewpoint of capital structure, from the viewpoint of capital structure, बताओ बताओ. प्रेफरेंस शेयर होल्डर कम्स अंडर द हेड. वेरी नाइस. प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल. अब आप शॉर्ट लिख सकते हैं PSC. एक बार दिखा दिया मेन नाम और ब्रैकेट में लिख दो उसका शॉर्ट फॉर्म, ताकि बार बार जब वापस उसको यूज करो तो लिख सकते. एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म है ये. PSC comes under the head of own fund. अब बताओ नेक्स्ट लाइन. बोलो 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 नेक्स्ट लाइन खुद से. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मत लिखो, आप लिखो क्या, पेमेंट मेथड या पेमेंट वे, पेमेंट व्यू. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट स्लैश कॉस्ट, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट स्लैश कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कम्स अंडर द हेड. एक जगह तो डालना था, कहाँ डाले. ऐसा बात करोगे तो यहां डालेंगे, ऐसा बात करोगे तो वहां. अरे अभी 4 5 6 7 8 क्लास तक ये नहीं लगे. घर पे रख दे, सिर्फ कॉपी पेन ला और कैलकुलेट. अगला 8 क्लास और 6 क्लास करीब करीब मेरे को आपका बुक नहीं चाहिए, मेरे को आपका कॉपी पेन चाहिए. अगर नहीं लाया तो बहुत बढ़िया, लाओ मत, कोई काम करने. मेरे को चाहिए सिर्फ ज्ञान, कैलकुलेटर, कॉपी पेन. दिमाग लेके नहीं आना है, खुला रखना है. जो डाले सुनते रहो बस. बोलो डन है एवरीबडी. इतना सा बात पक्का समझ में आया कुछ. अरे लेट ही चालू किया, 1.5 घंटा ही हुआ. हाँ 1.5 घंटा ही हुआ क्लास को, ऑन रियल टाइम बेसिस 1.5 घंटा हुआ. बोलो डन हो रहा है यहाँ तक बात.
लिखो अगला हेडिंग, कंपेरेटिव एनालिसिस, अगला हेडिंग लिखो, 5th नंबर हेडिंग। क्या लिखे हुए लास्ट? सोर्सेज ऑफ फंड लिखो, 5th नंबर पॉइंट, कंपेरेटिव एनालिसिस, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट, जो इतना देर से बात किया वो थोड़ा लिख भी लेते हैं। नीचे लिखना बेसिस और 3 कॉलम, पता है क्या क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एलटीबी, डिबेंचर्स, बॉन्ड। लिख लिए? हेडिंग बना लिए सब कोई? हेडिंग बना लिए? बेसिस सबसे पहला, रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कौन? कंपनी के हम लोग, इंडिविजुअल्स, मतलब हम लोग, एक सामने जो है कंपनी एक एंटिटी है और बाकी सब इन्वेस्टर। रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। एक बार बुद्धि लगाना, इन्वेस्टर अगर एक डिबेंचर में पैसा लगा रहा है या उसको लोन दे रहा है वर्सेस इक्विटी में पैसा लगा रहा है या ओन बन रहा है, तो रिस्क किस में ज्यादा है मेरा? क्यों? पैसा मिले ना मिले हम लास्ट में आते हैं, है कि नहीं? मेरा पैसा इरोड भी हो सकता है, बट डिबेंचर को रिस्क कम क्यों है? फिक्स्ड रिटर्न, पता है लॉस भी होगा तो पहले पेमेंट हमको होगा, करेक्ट? कुछ कारण है। यानी रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये लो रिस्क, रिस्क है बट लो रिस्क, नो रिस्क तो नहीं बोलूंगा, कम है। अरे फक्कड़ होगा तो पैसा इनको भी तो नहीं मिलेगा। रिस्क हर जगह है, लो रिस्क और एक जगह। अब ये बीच वाले कौन होते हैं? अब ये बार बार हर वर्ड हम इसमें मॉडरेट डालूंगा, इसलिए तो मैं बोला ना ये डोलता रहता है। इसमें दोनों का बीच का बात है, मॉडरेट रिस्क। अब आप बोलोगे थ्योरी आदमी पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? थ्योरी है, पढ़ लो। अब बोलना ही मत थ्योरी नहीं की, एफएम का थ्योरी चल रहा है, तो हम इसको थ्योरी बोलते ही नहीं। आगे बढ़े? पक्का? नेक्स्ट। अच्छा, एक लाइन लिखना चाहता हूं, पहले लिखना मत, सुनना सिर्फ। रिस्क है तो इश्क है। अरे हाँ भाई, अब आप लोग उससे समझोगे क्योंकि वो ज्यादा सुन लिए हो आप लोग। रिस्क है तो इश्क है। अब ये जो रिस्क है तो तुम जितना रिस्क लेती है ना, ऐसे खुले में एमजी रोड में घूमना, पापा मम्मी कभी निकले तो ये तो हम था, वो यहाँ नहीं है घर। आइडिया दे रहा है हमको। नहीं नहीं, बेस्ट जगह है एक्रोपोलिस मॉल जाएगा, और कहीं मन, यहाँ तो रिलेटिव लोग मिल जाएगा बे। रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टर। अब बोले आप लोग रिस्क है तो इश्क है, मैं बोलता हूं वो तो डायलॉग फिल्म का है। असली डायलॉग क्या है पता है? हायर द रिस्क, हायर द, हायर द रिटर्न। अब मैं रिवॉर्ड को क्या बोलूं? गलत।
गलत गलत गलत। आप तो सिनोनिम। गलत। एक चीज गलत बोले अगर ऐसा ही है। मैं एग्जांपल ले लूं ताकि आपको समझ में आए। नवीन क्लासेस रिस्क लिया, क्यों? जॉब कर सकता था। इसका मतलब क्या ज्यादा कमाएगा? कमाएगा हाँ या ना? कमाएगा हाँ या ना? सर बोल नहीं सकते। आज अगर अच्छा पढ़ाओगे तो कमाओगे, अच्छा नहीं पढ़ाओगे तो नहीं कमाओगे। यानी रिस्क लेने से ही रिटर्न आ जाता है कि रिस्क लेने से एक रिटर्न सोचते हैं बस। यानी हायर द रिस्क हायर दी। बोलो अब वापस से ठीक वर्ड बोलो, दो वर्ड आएगा यहाँ। रिटर्न के साथ एक वर्ड लगेगा आगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। सोचते हैं, हो ना हो वो तो अंत में जाके पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ाए थे वगैरह। जैसे आज के दिन यू आर एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट टू बी अ क्या इतना मार्क्स आए, हो ना हो वो तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, अभी तो बजट बन रहा है। बजट इज एन एस्टिमेशन। जब तक एस्टिमेशन चल रहा है तब तक आप वर्ड रिटर्न मत बोलो, तब तक आप वर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क लेंगे ये सोचते हुए पक्का ज्यादा कमाएंगे। अब शेयर मार्केट में लोग क्यों घुसते हैं? आप क्या बोलते हो? रिस्क ले रहे हैं सर। रिस्क ले रहे हैं तो किस एटीट्यूड के साथ घुस रहे हैं? उनको लग रहा है उसमें ज्यादा रिटर्न है, हो ना हो वो तो उनके स्किल पे डिपेंड करता है। शेयर मार्केट में कैसे एग्जिट और एंट्री कैसे कमाते हैं, करेक्ट कि इनकरेक्ट? कोई जरूरी है क्या जो शेयर मार्केट में वो कमा ही रहा है? लूट भी तो रहे हैं, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब ही यही होता है एडवर्स साइड जा सकते। वॉलेटिलिटी इज टू हाई, या तो एकदम ऊपर छप्पड़ फाड़ोगे या घर पे रोड पे आ जाओगे। करेक्ट, यही तो अपने बोलते हैं फाटका खेल रहा है, जुआ खेल रहा है। कई मारवाड़ी लोग बोलते हैं ना जुआ खेल रहा है, फाटका खेल रहा है। क्यों? जितना ज्यादा रिस्क ले हो सकता है भाई पूंजी नेगेटिव हो सकता है। कम से कम सैलरी करेगा जॉब तो कम से कम तो नेगेटिव नहीं होगा तेरा। तेरा जो पैसा है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसमें तो क्या हो सकता है, घर घर बेचना पड़े, बट सैलरी में काम नहीं करेगा तो क्या होगा? जीरो। तो ऑन लोअर साइड क्या होगा? जीरो। कम से कम नेगेटिव तो नहीं जाए। तो रिस्क ले रहा है तो भैया जीरो हो सकता है या मतलब नेगेटिव हो सकता है। तो एक तरफ ये भी तो सोचिए सर, 2 करोड़ भी तो हाँ, तो वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो आप एक्सपेक्टेशन करते हो इसलिए रिस्क लेते हो, ना कि रिटर्न आएगा इसलिए रिस्क लेते हो। करेक्ट? तब तो रिस्क लेना कहाँ हुआ? अगर रिटर्न आ ही रहा है तो रिस्क कहाँ ले रहे हो? बिना रिस्क के पैसा आ रहा है, ये बोलो। करेक्ट लाइन सही लगा? तो आज तक आप अगर बोलते थे हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, गलत लाइन है। सही लाइन है हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। नोट इट डाउन यहाँ ऐसे ही। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिस्क है तो इश्क है, अपना थिंकिंग से। अब इश्क स्टार्ट किए, चले ना चले हमको क्या मालूम। हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड। हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्ट। अंडरलाइन द वर्ड या हाईलाइट द वर्ड या इन्वर्टेड कॉमा में एक्सपेक्ट करते हैं, हो ना हो जरूरी। ठीक है, अब वही बात मैं अगला पॉइंट ही बना रहा हूं। हेंस एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दी ऑब्वियस सा बात है व्यू पॉइंट ऑफ, अरे इन्वेस्टर ही तो रिटर्न कमाता है, कंपनी के लिए तो कॉस्ट है। ठीक है, बताओ। वेरी गुड, एक्सपेक्टेड, इसीलिए पहले मैंने समझाया तो वर्ड आगे लिख दिया एक्सपेक्ट। बताओ, कोई दिक्कत हुआ है मेरे को करना होगा, ठीक कट रहा है, रेशियोस ठीक करना होगा, ऊपर से दिख। एस्पेक्ट चेंज करना होगा। चलो हो गया यहां तक, लिखो यहां, बोलो हाई रिटर्न है, हायर
एक्सपेक्टेड रिटर्न, चलो हम सिर्फ हायर लिख रहे हैं क्योंकि वर्ड यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी। एक्सपेक्ट, यहाँ क्या होगा लोअर, और ये बीच में क्या होगा मॉडरेट। अबे बीच में हम उल्टा लिखते हैं, हम पहले एक्सट्रीम सिचुएशंस वाला बाद में लिख, सोचते भी उसी एंगल से। करेक्ट, अच्छा लगा ये बात। अच्छा, ये इन्वेस्टर का रिटर्न मतलब क्या, आपको एक बात बता, सामने वाला चाह रहा है ना इतना मिले। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इतना बात ही मत करो, ईपीएस तो तुम एक आदमी के लिए बोल रहे हो, सामने वाला चाह रहा है कि उसको इतना मिले। जैसे एक रैंडम एग्जांपल ले, तो मतलब आप बोल रहे हो अगर ये 10% चाह रहा है तो ये करीब करीब 12 चाहेगा और ये करीब करीब 15 चाहेगा, एक टेंटेटिव। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिस्क ज्यादा ले रहा है तो ये रिटर्न भी ज्यादा चाहेगा। आज अगर ये चाह ही 9% रहा है तो ये बेवकूफ है अगर इक्विटी में लगा रहा है, इसको क्या कर देना चाहिए, उसमें लगा देना चाहिए ना, रोल रिस्क वाले एसेट में। पहले बोलो ये टेंटेटिव, ऐसी 10 12 15 जस्ट रैंडम फिगर्स, मैंने 10 पकड़ा तो उसको रैंडमली 12 लिया। अब तुम ये मत बोलना वाई 12, ऐसे रैंडमली, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे ऐसे ही, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि इतना परसेंट कमाएंगे। मतलब अगर डेट होल्डर 10 सोच रहा है तो पक्का प्रेफरेंस उससे ज्यादा सोच रहा है, और पक्का इक्विटी उससे और ज्यादा सोच। सिंपल बात, मेरा कहने का तात्पर्य ये था इधर। अगर ऐसा है, वो सोच रहा है उसको मिले, मतलब किसको देना होगा, तो यानी ये इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी। अभी व्यू पॉइंट किसका चल रहा था अभी तक, इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर के लिए जितना ज्यादा वो चाह रहा है, कंपनी के लिए उतना ज्यादा वो खर्चा। कैसा लगा ये बात, हजम हुआ? तो बताओ कॉस्ट को किसका हायर, कंपनी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर वो लोग ज्यादा चाहेगा तो मतलब कंपनी को ज्यादा खर्चा, यानी ज्यादा मेंटेनेंस ये मांगती है, अरे मतलब इक्विटी मालिक लोग मांगती है ना, उससे कम मेंटेनेंस कौन मांग रहा है, ये लोग कम, ये लोग तो पुचका में खुश है। क्यों, हम बताए ऊपर लगा क्या, ऊपर वाला कंप्यूटर में सिर्फ एक ही नेट है, यहाँ क्यों स्लो हो रहा है मालूम, 4 कंप्यूटर चल रहा है एक नेट, तो कि इसीलिए तो बोल रहा है कंप्यूटर स्लो है। तो अब तो ऊपर वाला कंप्यूटर खाली है, ऊपर वाले में लगा क्या, ऊपर लाइन ठीक हो गया, तो हम कल से ऊपर क्लास लेगा, तब क्या होगा ये कंप्यूटर में करेगा। क्यों पता है, इस कंप्यूटर में सिर्फ नेट, इसी कंप्यूटर में फास्ट जल्दी होगा, अपलोड करते वक्त प्रोसेसिंग फास्ट नहीं चाहिए, यानी रैम से नहीं मतलब है अपने को, किससे मतलब है, इंटरनेट पर। अभी ऊपर इंटरनेट स्पीड ठीक है, तो अगर चालू किया है जस्ट तो कैंसिल करके ऊपर लगा के चला जा, इतना हो गया। अभी चल रहा है तो वो एक चैप्टर जैसे ही होता है बंद कर दे और ऊपर लगा के छोड़ दे, होते रहने दे, जब हम जाएगा हम रोक देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तुम अभी मत कर, चल ठीक है आज रहने दे, कल समझ गया क्या करेगा, चला जा इसमें करेगा। बट माइक आना है हमको यहाँ का, वो लाया शशांक, आज भी बोलेगा, अगर हम नहीं किया तो हम बताएगा, उसको भेज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी, नहीं गया है वो, यहीं खड़ा है मतलब नहीं गया है, वरना अभी तक आता ही नहीं हो चांदनी चौक से। ए ए ए चुप मत, अभी जाएगा तुम। शशांक ये जरूरी है, तेरे को मजाक लग रहा है, 3 दिन अगर माइक वाला लगा दिया ना, सोमवार को जब अविनाश संचेती आएगा अपने फंस जाएंगे। हाँ आज जाएगा, आज क्यों बेकार का डिले कर रहा है बता, तेरे को क्या है, टेंशन क्या है, यहाँ है तो और 2 लोग, अभी चला जाता बीच में 2 लोग, जब है अब इकबाल निकल जाएगा तब ज्यादा काम होता है कि जब नहीं रहता इकबाल रहता, समझ रहा है, तो बता हमको, तो हमको और रुपया ला के देना है। तो अभी जैसे ही मेरा क्लास खत्म होता है ये वाला, ले 5 मिनट नीचे मेरे साथ चलेगा, पैसा लेगा और तू वहीं से रवानगी कर। हाँ फिर तुम निकल जाना, तो फिर तुम एक काम करना, तब घर चला जाएगा वहां से, तब तुम आज चला जाना जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। तब एक काम कर,
हेमंत को बोल देना तुम 6 बजे, ये 5 बजे आज निकल जाना, ठीक है? तो 5 बजे तक तुम बाकी का काम सल्टा दे अपना, तो वो कर ले। मेरे साथ अभी नीचे चलना, हम तेरे को पैसा पकड़ा देगा, तुम वहां से निकल जाना, और जो भी बात होता है हमसे बताएगा। पहले बिल निकालिए वाला, हम नहीं बताएगा। तेरे पास पड़ा है सामान, नाम चेक कर, बिल ढूंढ। डन। कॉस्ट ऑफ कंपनी समझ में आया? जितना ज्यादा वो एक्सपेक्ट करेगा उतना ज्यादा ही मेरे कंपनी का कॉस्ट होगा। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट इतना तक? अब एक लास्ट चीज और, कंट्रोल पूछना चाहता हूं, ऐसे ही हाई लीस्ट बोलूं इसमें, क्योंकि इसका तो कंट्रोल एकदम ना समान ही है। लीस्ट मतलब एकदम लीस्ट, जीरो टेक के टाइप। सर नो बोल दीजिए, चलो स्लैश नो, बट अभी तक आप लोग जानते नहीं हो पूरा ज्ञान, इसीलिए मैं बोल रहा हूं लीस्ट स्लैश। वो राइट नहीं आता है, वो सिर्फ उस समय आता है जब तुम और पैसा कोई को पहले इशू करना चाहता है, कोई बात तुम दूसरे को पहले देने से पहले वाला बात आ जाता है। वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इसलिए मैंने क्या वर्ड लिखा पहले भी, मैं इसलिए बोल रहा हूं। बट हाँ, ऑन अ वेरी जनरल नोट देखा जाए, इट्स ना समान। ना समान और ना होने में डिफरेंट है। कंट्रोल किस सेंस में बोल रहा है? ये और ये आदमी का कंपनी के ऊपर क्या कंट्रोल, यानी ये क्या राइट्स रखते हैं? सबसे ज्यादा राइट्स किसका है? तो इनका हाईएस्ट है। फिर ये बीच वाले अगेन मॉडरेट, मीडियम, मीडियम राइट रखते हैं, करेक्ट? और ये क्या है? लीस्ट या नो। बोलो कंट्रोल व्यू पॉइंट भी क्लियर है सबको? ये थ्योरी है, आता है हर टर्म 4 नंबर का, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ। लिख पाओगे? अब यही बनाना पड़ता है कि किस हिसाब से, बेसिस के हिसाब से डिफरेंस। क्या लॉजिक क्लियर? अब ऐसे हायर लिख के मत आ जाना एग्जाम हॉल में, मतलब समझ रहे हो? ये लिख के हाईएस्ट या फिर हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बस वही बात होगी। तो तुम लोग को तो डायग्राम बनाना नहीं है चार्ट फॉर्म में, तुम लोग को तो पैराग्राफ लिखना। बोलो एवरीबडी, रिटर्न, अच्छा रिस्क, रिटर्न तो सामने वाले का कॉस्ट, और एक तरफ और देखे क्या? कंट्रोल। बोलो क्लियर है इतना सा बात? ये क्या सीखे आज? सोर्सेज ऑफ फंड का कंपैरेटिव, तो सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में जान लिए, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस। कल इनका कॉस्ट भी सोचना, ये जो 10, 12 और 15 लिखे उसके बारे में थोड़ा और ज्ञान समझ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कब है? कल 4 बजे, ठीक है? कल, हाँ ठीक है, कल 4 बजे अपना इसका क्लास है। ओके, टाटा बाय बाय। आज ओएमएसएम नहीं रखना चाह रहा हूँ, थक गया हूँ। एक बार ग्रुप में लिख देना ओएमएसएम नहीं। अगले वीक से क्या, हम पूरा फ्री है, मेरा दिन भर आज क्लास चल रहा है। इस वीक मेरे को सीए इंटर खत्म करना है, तो उनका 2-2 चल रहा है, ठीक है? तो इस वजह से नेक्स्ट वीक से मैं फ्री हो जाऊंगा। अब आप लोग का नॉर्मल होगा, और आप लोग का भी फिर सितंबर के बाद, अक्टूबर में छुट्टी, दुर्गा पूजा के बाद एक्स्ट्रा क्लास होगा, समझे आप? खत्म करेंगे अपने, मतलब ओएम 4 दिन हो जाएगा। बाय बाय एवरीबडी। आज नहीं है ओएमएस, बंद कर दो, बाय बाय, कंप्यूटर बंद कर दो। ग्रुप में लिख देना नो ओएमएसएम टुडे।